आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? जीवन में कुशल मंगल है? आईपीएल कौन जीत रहा है इस बार? हु इज विनिंग आईपीएल? कौन जीतेगा आईपीएल? आरसीबी फैंस स्पॉटेड। आरसीबी फैंस स्पॉटेड। आप किससे सपोर्ट करते हैं यार? जब तक धोनी खेल रहा है तब तक धोनी की टीम को, है ना? फिर धोनी जब चला जाएगा तो रोहित शर्मा की टीम को, है ना? वो भी चला जाएगा, फिर किसी को नहीं। वैसे मैं देखता नहीं हूँ आईपीएल, फाइनल वगैरह देख लेता हूँ, मे बी प्ले ऑफ्स। सपोर्टर बट आई नो दैट कि विनिंग को प्रेडिक्ट ऐसे नहीं किया जा सकता है। इट्स मोर ए मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो मैं स्टैटिस्टिक्स पे रिलाई करता हूँ। सो बट यस, एक टीम हो सपोर्ट करने की, देन यू फाइंड गुड। हाँ, फिर विराट की टीम को। यस, यू आर राइट। तो ये 3 प्लेयर हैं जिनको देखना है। एक्चुअली हम सचिन वाले जमाने से थे। सो आई थिंक जब सचिन ने क्रिकेट से संन्यास लिया तो हमने भी क्रिकेट देखना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। एंड उसके बाद धोनी वाज द रीजन कि कभी कभी देख लिया वाला खेल था। बट क्रिकेट से बिल्कुल कट ऑफ था मैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड कप। ओके, एंड लास्ट वाला आईपीएल फाइनल देखा था मैंने बस। आईपीएल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली। सो वंस यू start taking interest in IPL, it wastes lot of time. True or not? Yes. So that is the problem. ये games addictive हैं. Once you find that interest, then detachment बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने attachment कम कर लिया है। All right. बचपन में क्रिकेट यार सबने खेला है आई थिंक। हम लोग वही जनरेशन है क्रिकेट वाली। इंडिया इज क्रिकेट फ्रेंडली नेशन, तो बहुत खेला है क्रिकेट। बट फिर छूट गया, सब कुछ छूट ही जाता है लाइफ में आगे। बट देन मेरा इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स में हो गया एंड फिर उसमें मैं शुरू हो गया। ऑलराइट, सो कितने लोग आप लोग न्यूज देखते हो रोज? जस्ट आस्किंग, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच न्यूज एवरी डे? मी। संस्कृति जी बंद कर दीजिए, इसलिए पूछना था। बंद कर दो। रीजन इज सिंपल, बिकॉज मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि न्यूज मेक्स एवरी प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज हम लोग इमोशनल बीइंग हैं। सो अगर हम कुछ भी देखेंगे तो हमारे दिमाग में उसके लिए रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, हम उसके लिए स्पेस दे रहे हैं, तो आपकी बैंडविड्थ उसमें कंज्यूम होती है। एंड मोस्टली जो अफेयर्स होते हैं या न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो उसमें बहुत सारा कंट्रोल आपका नहीं है। आप एक्टिवली उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि यू कैन चेंज एनीथिंग एक्टिवली। यू कैन डू दैट। यू आर जस्ट ए साइलेंट वॉचर एंड यू डिस्टर्ब योर पीस। सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग न्यूज़ कम्प्लीटली। न्यूज़पेपर्स मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, मतलब न्यूज़पेपर भी उतना एक्टिव रीडर नहीं हूँ, बट आई एम अप टू डेट। सो ऑन एंड ऑफ पढ़ लेता हूँ। न्यूज़ नहीं देखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। और बाकी मैं रीडिंग करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो नॉलेज की कमी नहीं होती है। ओके, सो करंट अफेयर्स देखो, आप वीकली देखो या फिर मंथली कर लो। करंट अफेयर्स एक एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है, बट इमोशनली अटैच नहीं होना है न्यूज़ से बहुत ज़्यादा। और अगले महीने बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, इलेक्शंस हैं। सो मज़ा तो आएगा देखने में। ठीक है, बट अवॉइड करिएगा। फोकस पूरा पढ़ाई पे रखिए और पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और 2 घंटे के लिए तैयार हो जाइए। और सर्कल्स के सवालों को आगे करना है, बट बिफोर आई स्टार्ट आज कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीज़ों की ज़रूरत आज आपको पड़ेगी, उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। लेटर से मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है, और इस सर्कल को बनाने के बाद मैं कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। उसको बहुत गौर से देखिएगा। मैंने एक कॉर्ड बनाई। हाँ जी, ये क्या है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक दूसरी कॉर्ड बनाई मैंने इसी सर्कल की। दूसरी कॉर्ड बनाई मैंने। मैं ये कहूँगा कि ये दोनों कॉर्ड 90 डिग्री पे हैं।
इसके बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के 90 डिग्री पे, एक कॉर्ड को हम बोल देते हैं ए बी और एक कॉर्ड को मैं बोलने जा रहा हूँ सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी आपके कॉर्ड हो गए। अब इनमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो जो मैं लिखूंगा और उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट्स हैं, मैं उनका प्रूफ आपको देने नहीं जा रहा हूँ, प्रूफ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट कोई वैल्यू एडिशन नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं दूंगा। ये पॉइंट मैंने कहा ओ है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, लेट्स से हमने बोल दिया कि एम के बराबर है। ओ एम को मैं कहूंगा डी के बराबर है, और मैं यहाँ कुछ और लिखने जा रहा हूँ। ओ एम आपका क्या है, डी के बराबर है। मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपका ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ आपका लेट्स से 2a के बराबर है, और जो आपका सी डी लेंथ है लेट्स से आपका ये 2b के बराबर है। ठीक है, मैंने कहा कि ओ एम हमारा डी के बराबर है, ए बी हमारा 2a के बराबर है, और सी डी हमारा 2b के बराबर है। तो अगर ऐसे सवाल में आपको कभी भी रेडियस की वैल्यू निकालनी हो, पूछ ले कि बताओ सर्कल का रेडियस क्या है, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ लिख देते हैं आर जो है वो आपका इस सर्कल का रेडियस है। तो आपको सवाल में दो कॉर्ड की लेंथ दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये रेडियस की वैल्यू बता दो कितनी होगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस रेडियस। तो इसका एक फॉर्मूला है ए बी और डी के टर्म्स में, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2। आपको आगे इस पे सवाल मिलेंगे आज, तो आप इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके भी देख लेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। आप इन टर्म्स को समझ लीजिएगा। डी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो कॉर्ड हैं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, एक कॉर्ड की लेंथ 2a है, दूसरे कॉर्ड की लेंथ 2b है, और जो सेंटर है वो हमारा सेंटर है, वो हमारा क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दूरी जो है डी है। तो ए बी और डी के टर्म्स में सर्कल का जो रेडियस होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। ये ध्यान रहेगा सभी को। कोई तकलीफ है तो बोल दो, भी है तो बोल दो, नहीं है तो कह दो सब ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, क्लियर है सभी को? हाँ, 2a क्या है लिख दिया तुम्हारे सामने, देखो 2a क्या है, पढ़ो एक बार फिर से अभिनव जी। 2a क्या है, ए बी की वैल्यू 2a के बराबर है। अगर मैं उसको 2a नहीं लूंगा देन फिर मुझे हाफ ऑफ a लिखना पड़ेगा। अगर मैं उसको a मान लूंगा तो मुझे a/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वो 4 बनेगा, नीचे वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। हाउ पे मत जाओ, मैं फिर से बोला, मैंने हर चीज का मैं प्रूफ आपको देके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। जहां भी रिक्वायरमेंट होती है कि उससे कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, वो प्रूफ आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। समय बर्बाद नहीं करना है हमको, समझे कि नहीं? क्लियर है? ओके, चलिए इसी में एक नेक्स्ट केस मैं आपको दिखाता हूं। सेम सिनारियो, नेक्स्ट केस। सेम सिनारियो में आपका जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में सेम सिनारियो, बट अभी थोड़ा सा चीजें बदलूंगा मैं यहाँ पर। कि मैंने कहा एक कॉर्ड ये है, दूसरी कॉर्ड ये है, और यहां पर आपको सेंटर से दूरी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये दिया जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ लिखूंगा बी, यहाँ लिखूंगा सी, और यहाँ लिखूंगा डी। इस पॉइंट को हम बोलेंगे लेट्स से एम। आपसे मैं बोलूंगा कि ए एम की वैल्यू मान लेते हैं पी है, बी एम की वैल्यू मान लेते हैं क्यू है, सी एम की वैल्यू मान लेते हैं आर है, और डी एम की वैल्यू मान लेते हैं एस के बराबर है, पी क्यू आर एस। अगर मुझे यहां सर्कल का रेडियस लिखना हो लेट्स से, तो आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है? यहां सर्कल के रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, राइट? क्लियर है? इसी में मैं आपको अब एक तीसरा केस दिखाने जा रहा हूं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली लिंक टू दिस। और वो ये है कि अगर मेरे पास मुझे एक सर्कल दिया जाए ऐसा, फिर से मैं दो कॉर्ड बनाऊंगा इस प्रकार से, इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा और इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा, और मैं आपसे कहूंगा लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहां इंटरसेक्शन अभी भी 90 डिग्री पे ही हो रहा है। यहां पर अगर आपसे मैं रेडियस लिखने को कहूं तो आप इस रेडियस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। पिछला और ये फॉर्मूला अलग नहीं है, क्योंकि देखो इन दोनों के वहां क्या लिखा था हमने, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन कर लो तो आपको एडी स्क्वायर मिल जाएगा, अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करोगे तो आपको बीसी स्क्वायर मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो सेम फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, राइट?
तो 3 फॉर्मूले हैं। केस क्या है, एक सर्कल है, उसके 2 कॉर्ड 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, दे आर मेकिंग 90 डिग्री का एंगल, और उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट जानकारी दी जाएगी और आपको उस हिसाब से सर्कल का रेडियस निकालना होगा। ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, जिसके बेसिस पे आज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और वो ये है कि अगर मैं कभी भी एक सर्कल लूं, मतलब लेट्स से मैंने आपको एक 2 ऐसे लाइंस खींच दी और इन दोनों लाइंस के बीच में मैं सर्कल्स बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने एक सर्कल ये बनाया, ओके। आप चिंता ना करें, सारे फॉर्मूले भी मैं यूज करके आपको सवालों में भी दिखाऊंगा, तो पक्के हो जाएंगे। अभी पहले बस आप इनको देख लीजिए। तो मैंने एक सर्कल ये बनाया, फिर मैंने एक सर्कल थोड़ा सा और बड़ा बनाया है। इस बड़े वाले सर्कल को मैं कुछ इस प्रकार से रखूंगा कि ये टच कर जाए, लाइक दिस। तो ये टचिंग हो गया। देन मैं एक छोटा सा सर्कल यहां पर रखने वाला हूं। सो यहां क्या कहानी हो रही है समझ रहे हो आप, कि 2 लाइंस हैं जो थोड़ा सा एंगल बना रही हैं आपस में, और इनके बीच में जो सर्कल्स रखे जा रहे हैं उनमें एक खास बात है कि पहला जो सर्कल है वो 2 लाइंस को टच कर रहा है, दूसरा जो सर्कल है वो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है और पहले वाले सर्कल को भी टच कर रहा है, तीसरा जो सर्कल है वो पिछले वाले सर्कल को टच कर रहा है और बाकी दोनों लाइंस को भी टच कर रहा है। जब भी कभी ऐसा केस होगा तो एक चीज का आपको ख्याल ये रखना है कि अगर मैं बोलूं कि इस सर्कल का रेडियस R1 है, इस सर्कल का रेडियस R2 है और इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R3 है, तो ये जो R1, R2 और R3 होते हैं ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम कभी सुना है आपने? इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। माध्य तो अलग चीज होती है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो R2 का स्क्वायर होगा, मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर जो होगा वो R1 R3 के बराबर होगा, या हम कह लें कि R2 हमारा रूट R1 R3 के बराबर होगा। ओके, हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 हमारा R3 बटे R2 के बराबर होता है। सॉरी, R2 बटे R1 R3 बटे R2 के बराबर होता है। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये एक जीपी फॉलो करता है, और जीपी का जनरल टर्म ऐसे आप लिखते हो ए आर स्क्वायर। यानी अगर मैं ये देख लूं कि दूसरे सर्कल का रेडियस पहले सर्कल के रेडियस का 2 गुना है, तो फिर से ये 2 गुना हो जाए, तो रेडियस से चलेगा 124 या 139 या 248 ऐसे। तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा आपको, कई प्रश्नों में हम देखेंगे इसका बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं? अब ये जो चीज मैंने लिखी है आपके सामने, ये आर में हटाऊंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आर नहीं लिखूंगा मैं, आर आपको लगेगा रेडियस आर, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ए के स्क्वायर लाइक दैट। इस तरह से ये जीपी बनाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। अब आपको ये पता है कि ये रिलेशन तो चलो ठीक है। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड केस दिखाऊंगा और उस केस में कुछ हम प्रूफ करेंगे कि आखिर वो जो कॉमन रेशियो है वो कितना है। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप सभी जानते ही होंगे कि नहीं जानते हो? भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का कोण होता है, तो वहां क्या स्पेशलिटी हो जाती है इस केस में, इसको मैं आपको समझाता हूं। कि अगर लेट से मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं ताकि डायग्राम बढ़िया सटीक सा बने, तभी आपको समझा पाऊंगा मैं। इक्विलेटरल के केस में जरा देखते हैं कि क्या कोई स्पेशल कॉमन रेशियो हमें मिलेगा जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी किसी के लिए ध्यान नहीं रखना है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल चूंकि एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं, तो क्या यहां भी कुछ उसके लिए जानने की आवश्यकता है? इसको जरा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लेट्स मेक इट बिट बिगर लाइक दिस। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और ताकि एक तमीज का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सके, क्योंकि मुझे इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा ट्रायंगल बनाने के लिए। अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, पहले इस डायग्राम को थोड़ा लेफ्ट सरकाना पड़ेगा ताकि जगह मिले। इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, एंड देन आई विल जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ऑल्दो परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना नहीं है, माफ कीजिएगा, बट आई थिंक कि डायग्राम हमारे लिए काम कर जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके भीतर मैंने ऐसे 2 सर्कल्स रख दिए सेम फैशन में। मैं जरा जानना चाहता हूं कि इस केस में मैंने 2 सर्कल रखे हैं,
और यहां पर रखने को आप और भी रख सकते हो, उसके पहले रख लो, एक और रख लो, काइंड ऑफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो भी रखना है इसके पहले ही रखना पड़ेगा, अगर आप आगे बढ़ोगे तो इक्विलेटरल नहीं रह जाएगा, है ना, इस साइड बड़ी हो जाएगी काइंड ऑफ। तो ये 2 सर्कल मैंने आपको दिखाया जो रखे जा सकते हैं, इसके पहले भी रख सकता हूं मैं, प्रॉपर्टी तो वही कि कॉमन रेशियो बनेगा। इवन अगर ये 60 डिग्री है तो मैं आगे भी रख सकता हूं, बट वो इक्विलेटरल नहीं बनेगा, राइट। मतलब 60 डिग्री के केस में हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा, तो आप इसको बढ़ा के अगला लिख के भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस केस को जरा मुझे समझना है, तो पहली चीज मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो क्या आपको कोई शंका है कि ये वाली लाइन बेस के पैरेलल होगी? ये शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक फिगर है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होने वाली हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों के सेंटर से पास करेगी, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिमेट्री है, वी ऑल नो दिस। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको क्या बोलोगे आप? ये बड़ा वाला सर्कल इन सर्कल है इस बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और चूंकि ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये 60 और ये 60 बनेगा, तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, वो है ADE। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे आप ADE की बात कर लो और चाहे आप ACB की बात कर लो, ये दोनों आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं या नहीं है? यस, दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे अब कॉमन रेशियो पता करना है कि यार इसमें क्या कॉमन रेशियो इन दोनों का हो सकता है, कि अगर मैं इसका रेडियस जानता हूं तो क्या मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूं या नहीं। इस पे मेरा पूरा प्रयास है, थोड़ा सा इसको इसमें घुसेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए लेता हूं, या ए छोड़ो भी, आपको पहले मैं ये कहूंगा कि इसका सेंटर यहां पर है। यस, क्या ये लंबाई आपको पता है? ये लंबाई आपकी आर के बराबर होती है, तो सभी को पता होगी। और आपको यहाँ आर की वैल्यू भी पता होती है। क्या ये आर कहलाता है, स्मॉल आर कहलाता है? ये स्मॉल आर कहलाता है, ये इन सर्कल का रेडियस है, और इसको हम बोलते हैं भुजा बटे 2√3 बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस, इसको हम कॉल करते हैं कि ये भुजा बटे 2√3 होता है हमारा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, सवाल का उत्तर आप सभी को देना है, और बहुत ध्यान से दीजिएगा कि ये ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ACB आपको पता है कि एक सिमिलर ट्राइंगल है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं इन दोनों की जो हाइट्स हैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ए से लेके मैं इस पॉइंट को अगर m बोल दूं तो आपको पता है AM की वैल्यू √3/2a होती है या नहीं होती है, और इस पॉइंट को मैं n बोलने जा रहा हूं, तो मैं पूछूंगा बताओ AN की वैल्यू क्या है? आप कहोगे अगर AM की वैल्यू √3/2a है तो AN की वैल्यू क्या होगी? इस √3/2a में मुझे 2r घटाना पड़ेगा, तो ये √3/2a माइनस 2r अगर घटाओगे तो ये a/√3 इसमें से घट जाएगा। यस और नो? जरा बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व होके? आप कहोगे 2√3 नीचे आ जाएगा, ये 3a माइनस 2a बनेगा, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी a/2√3। दिखा कि नहीं दिखा आपको? यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है an की वैल्यू ये a/2√3 है। अब मैं लेटर से कहता हूं आपसे कि ये जो भुजा है ये लेट से x के बराबर है, फॉर एग्जांपल ये भुजा x के बराबर है। अगर ये भुजा x के बराबर है तो ये जो छोटा वाला सर्कल है ये ADE का इन रेडियस हुआ, यस और नो? लेट से इसको मैं भी R2 बोल देता हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। इसका इन रेडियस में R1 बोलूंगा, इसका मैंने R2 बोल रखा है लेट से। तो अब मैं पूछूंगा कि अगर मुझे R1 की वैल्यू लिखनी हो तो कितनी आएगी? आप कहोगे भुजा बटे 2√3 आएगी। अच्छा, भुजा कैसे निकलेगी इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। ये x हो गया, x लिखे यहां पर, और बटे यहां पर आप 2√3 लिखेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बट अभी मुझे इस x को a के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। मुझे an की वैल्यू पता है। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे an की वैल्यू पता है तो an की वैल्यू √3/2x हो जाएगी, और √3/2x हमारा a/2√3 के बराबर है या नहीं है? यस। तो क्या यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालने जाते हो तो x की वैल्यू जरा क्या आ रही है मुझे बस ये बता दो, मैं नीचे लिखूंगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो ये कट जाएगा, और x की वैल्यू a/3 आ गई। एक्चुअल में आपको इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, यहीं से सारा कार्य हो गया। आप ये कह रहे हो कि मेरे पास एक ट्राइंगल ADE है और ACB है। आप ये करो इन दोनों में एक स्केल फैक्टर है 1/3 का। अगर बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा a है तो छोटे वाले ट्राइंगल की वही भुजा 1/3 है। तो अगर बड़े वाले ट्राइंगल का इन रेडियस मुझे पता हो तो छोटे वाले ट्राइंगल का इन रेडियस 1/3 होगा। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि R2 और R1 का जो अनुपात है यहां ये 3/1 के बराबर है। क्या है? इसको कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना है। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया
या अब मैं इसको जनरलाइज करके बोलूंगा कि अगर मैंने दो लाइंस को 60 डिग्री के कोण पे लिया तो 60 डिग्री के कोण में क्या होता है कि ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस पहले वाले सर्कल के रेडियस का 3 गुना होता है। ये बात मैंने यहां पर सिद्ध कर दी है, ये सिद्ध किया है मैंने। अब इसका क्या फायदा और नुकसान है? अगर मुझे ये कोई बता दे कि ये एंगल 60 डिग्री है तो मुझे ये स्केल फैक्टर के मिल गया कि ये अगर R1 होगा तो ये 3R1 होगा और ये हमारा 9R1 होगा। आपकी वैल्यू 3 से गुना होती जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं लेट्स से कि मेरे पास दो लाइंस मैं आपको ऐसे दे दूं जिनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री अगर है, या आपने बोला कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के बाद आपको ये पता है एग्जैक्टली कि आपका जो रेडियस का रिलेशनशिप है वो रेडियस का रिलेशनशिप क्या होने वाला है, वो 60 डिग्री से मतलब 3 गुना होता जाएगा। अब ये ज्ञान आपके लिए बहुत किफायती होने वाला है। मैं 3 सर्कल बना नहीं पाऊंगा यहाँ, क्योंकि 60 डिग्री के कोण पर अगर मैं एग्जैक्ट डायग्राम में जाऊंगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगला सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा 3 गुना। आई कैन नॉट ड्रॉ दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां से यहां तक की यात्रा में 3 टाइम्स होगा। देन आप फर्दर अगले सर्कल को अगर बनाओगे तो उसका रेडियस भी 3 टाइम्स होगा। कब? जब यहाँ कोण 60 डिग्री होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए सवाल में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वेरी हेल्पफुल इट विल बी। अच्छा, जब 3 गुना नहीं होगा तो डेटा के हिसाब से हमें ये तो पता है कि के गुना होता जाएगा, तो के की जो वैल्यू होगी वो हम उस गिवन केस के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट 60 डिग्री के केस में मैंने आपको ये वैल्यू बता दी है कि 3 गुना होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई और कितने लोगों को समझ में नहीं आई? इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, बट कोई मतलब नहीं है कि हम 10 तरीकों में जाएं। एक सिमिलरिटी का भी तरीका है, इसमें 30 60 90 का यूज करके भी हम इसको प्रूव कर देंगे। अभिनव जी कह रहे हमेशा तो 60 डिग्री होगा ना, या कैसी बातें करने लगते हो आप लोग। मैं अभी आपको यही बात बोल रहा हूं कि 60 होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो जो कंडीशंस दी होंगी उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे वहां पर सिमिलरिटी लगा के। और आप बात पूरी सुनते नहीं हो, फिर आ जाते हो कि हमेशा तो 60 डिग्री होगा ना। क्यों 60 डिग्री होगा हमेशा? ये किसने कह दिया तुमको? पूरी बात सुना करो, पूरी बात, आधी बात नहीं, ठीक है। हमेशा 60 डिग्री होता तो मैं ये क्यों पढ़ाता तुमको? है ये पढ़ाने की क्या जरूरत थी? फिर तो सीधे ही बताता कि रट लो। पूरी बात सुना करो, पूरी बात। समझ में आ गई मेरी बात? तो चलिए अब ऐसा करते हैं, सवाल लगाते हैं, जहां इसकी जरूरत होगी वहां यूज करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे। बट ये ज्ञान आपको आज लगेगा सवालों में, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग कल जो 42 सवाल किया था हमने, उसके आगे इस तरह के प्रश्न पक्का होंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। जरा क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, पहले इसको करिए। ये कह रहा है कि एडी की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये हमारा 12 हो गया। जो हमारा बीडी है ये 18 है, यानी 18 है, इसको 18 लिख लिया। कह रहा है सीडी हमारा, ओडी और सीडी परपेंडिकुलर हैं, जो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हो रहे हैं क्या महसूस? तो सरासर निहायत ही वाहियात तरीके से ये अनस्केल डायग्राम बनाया गया है। बट कोई बात नहीं, मतलब आप चाहो तो मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूं कि थोड़ा सा दिखने में सही लगे। हमें ओडी को अगर सीडी के परपेंडिकुलर रखना है तो यार ओडी को हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि पहले हम सीडी और ओडी बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा सीडी है, ओडी हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट, एंड देन हम इसको एक्सटेंड कर लो। तो डायग्राम को अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपकी आंखों में दर्द ना हो, ताकि ओडी आपको सीडी के परपेंडिकुलर दिखे, ऑलराइट, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। एंड देन हमारे पास एक और चीज है, वो ऐसी है। तो दिस इज हाउ द डायग्राम शुड बी। सीडी, यहां पर आपका ओडी सीडी के परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। क्लियर है सभी को? अब ओडी सीडी के परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सीडी की वैल्यू। हमें एडी 12 दिया हुआ है, हमें डीबी 18 दिया हुआ है। इस सवाल में एक कमी है, और वो कमी ये है कि इनको लिखना पड़ेगा कि ओ सेंटर है। अगर ओ सेंटर नहीं लिखेंगे फिर इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, जो कि कहीं ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। भाई ओ अगर सेंटर होगा तभी हम बोलेंगे कि ये बाइसेक्टर है, तभी हम इसको एक्स मानेंगे और हम बोलेंगे ये भी एक्स है, वरना नहीं निकल सकता है सवाल। तो इट शुड बी मेंशन्ड दैट ओ इज सेंटर। तो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे डालते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, उसकी जरूरत है मुझे। तो ओ सेंटर यहाँ लिखा होना चाहिए, बट खैर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं था, कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं था, तो वो मान लेते हैं कि ओ सेंटर ही होगा, इतना तो मान लोगे अपनी तरफ से, बट ये गलत बात है, लिखना चाहिए ओ सेंटर। खैर मैंने लिख दिया। अब आप वो प्रॉपर्टी लगा लो यार, और वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि एडी और डीबी का जो प्रोडक्ट होगा वो सीडी और, इसको ई बोल देते हैं, ये लाइन मैंने खींची है,
और अक्सर आपको खींचनी पड़ेगी, जब कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन हो रहे होंगे ना, तो लाइन आपको एक्सटेंड करके लास्ट तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी सवाल सॉल्व होगा, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे। अब CD और DE का प्रोडक्ट तो हो गया एक्स स्क्वायर, AD और DB का जो प्रोडक्ट होगा वो तो भैया हमें पता है कि 12 इंटू 18 के बराबर है। सो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो आपको दिख रहा होगा 6 यहां से बाहर आ जाएगा, 6 यहां से बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ गया और अंदर बचेगा यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6√6। और अगर CD पूछा गया है तो CD को ही हमने x माना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा A 6√6। ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। अच्छा, ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है ना, ऐसा डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये इसलिए ऐसा बनाया जा सकता है कि जब ये डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखेगा, अनस्केल डायग्राम, तो तुम ये जजमेंट नहीं ले पाओगे जल्दी से कि ये CD को एक्सटेंड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज वो दिखेगा नहीं आपको, डायग्राम अनस्केल्ड है। बी केयरफुल, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें कॉर्ड मिलेगी, और कॉर्ड को सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा देखना पड़ेगा। अनस्केल डायग्राम कई बार इसलिए क्रिएट कर दिए जाते हैं कि भैया कंफ्यूज कर दो बच्चे को जबरदस्ती। हमने कह दिया कि 90 डिग्री है ना, अब वो देखते हैं कैसे लगाता है इसको, बिकॉज अगर आप डायग्राम देख के जज करने की कोशिश करोगे तो आप वो लाइन ऑफ रीजनिंग आपकी चली जाती है, गलती कर बैठते हो प्रेशर में। बट ऐसा करना नहीं, और आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बट मैं आगाह करना चाह रहा हूं आपको, इसलिए अनस्केल डायग्राम हमने जानबूझ के दिया है। बट दिस इज द ट्रू डायग्राम, 90 डिग्री के हिसाब से डायग्राम ऐसा दिखना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये कह रहा है एक चित्र दिया हुआ है आपके सामने, PQ हमारा टेंजेंट है, PQ की वैल्यू PO के बराबर है, PT की वैल्यू हमें 8 दी है, जो दिया है वो लिख देता हूं, RT की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, तो RT 10 दिया हुआ है, ठीक है, अब यहां लिखेंगे नहीं, अंदर घमंजा हो जाएगा। आपको QO की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। आपको पता है QO कैसे निकलेगा, ये आपको मालूम है। मैं किसी भी तरह से जब RO इंटू OT लिखूंगा तो RO इंटू OT जो होगा वो SO इंटू OQ के बराबर होगा। अगर मुझे OQ निकालना है, कह रहा है O सेंटर नहीं है यहाँ पर, बोल दिया उसने, बट ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। OQ निकालना है तो मुझे OS चाहिए, राइट। OS PQ के बराबर है, PQ PO के बराबर है, PO OS के बराबर है, तो बहुत सारी चीजें मुझे दी हुई हैं, राइट, कि ये जो PQ है और ये जो PO है और ये OS है इक्वल है। तो मैं पहले कोशिश ये करता हूं कि भाई किसी तरह से जो दी जानकारी है इससे मैं PQ निकाल सकता हूं क्या, तो आपको गई यस, PQ स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी PT इंटू PR, और ये डेटा मुझे मालूम है। PT की वैल्यू 8 है और PR की वैल्यू, चूंकि आपको RT 10 दिया है तो ये 8 इंटू 18 है, PR की वैल्यू 18 हो जाएगी क्योंकि RT हमारा 10 है। तो मुझे PQ की वैल्यू पता है कि PQ की वैल्यू 12 है, 18 8 144 होता है, स्क्वायर रूट 12 हो गया। PQ अगर मुझे 12 पता लग गया तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ये P से लेके O तक 12 है क्योंकि ये PO के बराबर है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ये वैल्यू मेरी 12 के बराबर होगी क्योंकि OS भी इसी के बराबर है, इतनी वैल्यू लिख दी आपने। अब ये अगर 4 है और RT मेरा 10 है तो मुझे OR भी 6 मिल गया क्योंकि ये टोटल वैल्यू 10 के बराबर है। अब मुझे OQ निकालना है, वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि आप इसमें जाओगे तो आपको OR पता है 6, आपको OT पता है 4, आपको OS पता है 12 और आपको OQ ही नहीं मालूम है, तो OQ यहाँ से बाहर आ जाएगा निकल के, 6 चौके 24 से 12 से डिवाइड होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पर आंसर आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बेसिकली एडवांस एप्लीकेशन है जो आप PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD पढ़ते हो। अगर उस पर सीधा सवाल आता है तो वो तो बहुत सरल होता है, लेकिन अगर उसी को कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो इस तरह के सवाल आएंगे कि आपको इनको 2-2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2-2 बार आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके सवाल है। वैसे पिछला सवाल आप देखो, पिछले सवाल में इस्तेमाल वही हुआ है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD का, बट यूनिक तरीके से हमने इसमें वो बाइसेक्शन का भी यूज कर लिया, हमने पूरा ड्रॉ करके डायग्राम दिया नहीं आपको। तो जब अच्छे सवाल बनाए जाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे तो कुछ इस तरह के ही होंगे, तो हर चीज के लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये सवाल कह रहा है कि QRST एक रेक्टेंगल है, PQ हमारा 2 सेंटीमीटर है, QR हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब PQ अगर 2 है तो Q से P पे टेंजेंट है, Q से T पे टेंजेंट है, दोनों बराबर ही होंगे, तो ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर होगी, राइट। ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी, दे हैव टू बी इक्वल। तो 2 और 2 हो गया, नेचुरली ये भी 2 हो गया, रेक्टेंगल है तो ये 3 हो जाएगा, रेक्टेंगल में आमने सामने की हो जाए बराबर होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल का उत्तर अभी भी नहीं आया क्योंकि मुझे निकालना है टेंजेंट AS। अब AS को इन्होंने बता दिया कि ये टेंजेंट है, यानी जब आप A को S से ज्वाइन करोगे तो ये टेंजेंट होगी, इन्होंने बोल के आपको बताया है। आपको करना क्या है कि अगर मुझे AS की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे कि भाई मैंने S पॉइंट से क्या किया है, एक, अच्छा ये वैल्यू भी 2 के बराबर हो जाएगी। आपको पता होगा सर्कल में अगर मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया है इस तरीके से, आप देख रहे हो सेंटर से इस पॉइंट को मैंने, एक सीधी रेखा मुझे दिख रही है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये लाइन स्ट्रेट होगी। ये जो लेंथ आपकी PQ है ये इसी के बराबर होती है, तो रेडियस आपका ये हो गया 2। अब मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूं यहां पर तो 2 और जुड़ जाएगा, तो ये ST है और इसको मैं बोल दूंगा लेट से M।
अब आप क्या लगाओगे यहां पर, आप कहोगे AS का जो स्क्वायर बनेगा वो ST इंटू SM के बराबर होगा। तो AS का जो स्क्वायर है वो ST आपका 3 है और जो SM है वो 7 के बराबर है। AS की वैल्यू हमारी आ गई √21, आंसर हो गया C। OT 2 कैसे हुआ, कहा OT 2 कैसे हुआ, अच्छा ये चीज मैं वैसे कल पढ़ा चुका हूं, आपको डायग्राम भूल गए लग रहा है। अगर एक सर्कल दिया हो आपको और इसके सेंटर से आपने कहा कि हमने एक पॉइंट है ऐसा कुछ, और एक पॉइंट बाहर लिया आपने और यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, राइट, और देन एक टेंजेंट और भी ड्रॉ किया है अपने ऐसे, और चूंकि सवाल में नीचे बोला गया कि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। और यहां से एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट होता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, कल बताया था मैंने आपको, ये पोर्शन आपका एक स्क्वायर होता है। तो अगर नीचे ये वैल्यू आपको 2 जो दी है, रेडियस ही है, आपकी वैल्यू क्या है, रेडियस ही है। ओके, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप इस O और A पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप O और A पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये रेडियस 2 है तो ये भी वैल्यू आपकी 2 के बराबर होगी। तो आप पाइथागोरस से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो AS स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू OS स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर बनेगी। OS आपका क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा, OA आपका 2 है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, तो ये वैल्यू आपकी 21 के बराबर आ गई। तो यहां से भी AS की वैल्यू √21 निकल जाएगी। आप इससे भी निकाल सकते हैं और आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मल्टीपल वेज टू सी द सेम थिंग, दोनों संभव। सवाल नंबर 46 पे आते हैं, 46। ABCD हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, यहां से आपने लाइन एक्सटेंड करी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। BE आपका OC के बराबर है, ये जो BE है ये हमारा OC के बराबर है, और डायग्राम आपको स्केल्ड दिख रहा होगा, स्क्वायर स्क्वायर की तरह दिख रहा है। जो BE लेंथ है वो OC के बराबर मुझे महसूस हो रही है, दिख रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब डायग्राम स्केल्ड बना होता है ना तो कुछ खेल कर सकते हैं, वही खेल सिखाना चाहता हूं मैं तुमको। बिना सॉल्व किए हुए उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बदतमीजी करते हैं। अगर मैं ऑप्शंस को गौर से देखूं तो ये 1/π है, ये ऑप्शन पाई है, ये ऑप्शन π/3 है, और ये ऑप्शन 3/π है। जरा देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर के एरिया का और सर्कल के एरिया का अनुपात बताना है मुझे, कितना होगा। जरा महसूस करो और मुझे बताओ कि स्क्वायर का एरिया सर्कल से ज्यादा तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस और नो, दिख रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर की तरह लग रहा है, सारी चीजें स्केल्ड लग रही हैं, आपको यस। स्क्वायर का एरिया मुझे सर्कल से ज्यादा दिख रहा है, हाँ या नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं हाँ। कितने लोग कह रहे हैं नहीं। देखिए डायग्राम अगर स्केल्ड नहीं है तो आप सरासर गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज डायग्राम नीड टू बी स्केल्ड। तो मैं कह रहा हूं स्क्वायर का एरिया सर्कल से बड़ा होगा, क्या ऐसा आपको दिख रहा है? इस डायग्राम से ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट क्या ये डायग्राम स्केल्ड है, ये सिर्फ इस बात पे निर्भर है कि क्या वाकई में बीई और ओसी बराबर बनाए गए हैं। और एक चीज देखना, यहां थोड़ा धोखा कहां है, वो जो सेंटर दिखाया जा रहा है वो सेंटर वहां है नहीं, एक्चुअल में सेंटर कहीं यहां पर है, और ये जजमेंट बहुत जरूरी है। स्केल डायग्राम ये नहीं है, इसलिए अगर आइडिया लगाओगे यहां तो भट्ट हो जाओगे तुम। तो एक्चुअल डायग्राम जो बनाया गया दैट्स नॉट स्केल्ड, सेंटर सेंटर की जगह है ही नहीं है। तो सेंटर अगर सेंटर की जगह ही नहीं है तो तुम जो जजमेंट ले रहे हो ना कि ओसी बी के बराबर दिख रहा है, वो जजमेंट ही गलत है आपका, एंड देयरफॉर आप इसमें मैनुअली ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायग्राम स्केल्ड बना है और आपको महसूस हो रहा है कि भाई सही डायग्राम बनाया गया, कोई अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो आप देख लोगे उस चीज को, जैसे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर वो यहाँ नहीं हो सकता है, तो दैट्स नॉट स्केल डायग्राम, क्लियरली विजिबल है, तो वी विल नॉट गो विद द आईज, नॉट एट ऑल, वी विल सॉल्व इट। हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे आप कह रहे हो बीई हमारा ओसी के बराबर है, तो बीई ओसी के बराबर है, तो चलो एक काम करते हैं, ये सर्कल का जो रेडियस है ना इसको कुछ मान लेते हैं। एक मिनट, कॉल आ रही है सर की, इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर उनकी कॉल आ रही है, मैसेज कर देता हूँ। देखो तुम्हारा दिमाग भटक गया ना, सर टेस्ट है
मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो गलत नहीं है, सही है, और मैं क्यों बताऊं कौन है, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है? ठीक है, काफी सीनियर और बड़े टीचर है, सीनियर और बड़े टीचर है। चलो अब गैस करते रहो तुम। चलो, so let's solve this question now. Let's focus on the things which we should focus on. मैं कहूंगा ये वैल्यू मुझे 1 के बराबर दी है, मैं मान लेता हूं रेडियस मेरा 1 है, तो OE भी 1 हो जाएगा। यस, होगा कि नहीं होगा? अगर OE भी 1 हो जाएगा और BE आपको बोला गया कि OC के बराबर है, तो ये भी 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक भुजा 1 है, एक भुजा ये वाली 2 है, तो ये √3 होगा कि नहीं होगा? तो ये √3 हो गया। हो गया सवाल यार। तो स्क्वायर का एरिया बनेगा √3 का होल स्क्वायर, और जो सर्कल का एरिया बनेगा वो बनेगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? 3/पाई, ए ऑप्शन करेक्ट। अब देखो मजेदार, यहां धोखा कैसे दिया गया था डायग्राम से। ये सब डायग्राम मैंने ऐसे बनवाए हैं अपनी टीम से जानबूझ के, बिकॉज आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ज्योमेट्री में भी धोखा हो सकता है। भाई जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, जब वो चीजें लिख भी रहा है, तो वो धोखा कर सकता है तुम्हारे साथ, तो आपको बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। अब आप जरा ध्यान से यहां देखो तो हो क्या रहा है, 3/3.14। आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने तो बोला ओ सेंटर नहीं है। बेंगियंस भाई साहब, बदला मत लो मुझसे। मैंने बोला कि ओ सेंटर सही जगह नहीं बनाया गया है, बाकी इन्होंने लिखा है सेंटर ओ है तो है, इनकी बात को काट नहीं सकते हो तुम। बस उन्होंने ओ को बनाया थोड़ा सरका के। तो जो लोग सिर्फ डायग्राम देख के उत्तर लगाते हैं उनको भी थोड़ा आगाह करना चाहता हूं मैं, कि आंखें सही हो तो सही से पहले देखो कि सेंटर सेंटर की जगह बनाया उन्होंने कि नहीं। ओ सेंटर है, डायग्राम में सही जगह नहीं बनाया। तो जब तुम देख के काम चलाओगे, कैसे काम चलेगा? समझे कि नहीं? राइट, यू मे बी रॉन्ग ना। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो ओ ऐसी जगह होता जो सेंटर की तरह लगता, तो मतलब डायग्राम बिल्कुल तमीज से बनाया गया है, तो तुम देख के लगाते तो कहते सर्कल का एरिया छोटा होगा। बट यहां देखो क्या हुआ धोखा, यहां स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से कम है। अगर सही से ये डायग्राम प्लॉट किया जाएगा बिल्कुल तमीज से, घर पे बना लेना तुम पेंसिल पेन लेके, कि बीई हमारा ओसी के बराबर है, और आप इस सर्कल को जरा जरा बना के देखना तमीज से, आपको दोनों के एरिया लगभग बराबर दिखेंगे। ये मिसलीडिंग आपके लिए नहीं होगा कि भैया स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से ज्यादा है, जैसे यहाँ मिसलीडिंग हो रहा है साफ साफ। अगर तुम सिर्फ ये चित्र देखो, दिमाग मत लगाओ, तो तुम्हें लगेगा कि स्क्वायर का एरिया सर्कल से बड़ा है, और यही तुम धोखा खा जाओगे सवाल में। यू विल मेक मिस्टेक, राइट? तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है आपका ए ऑप्शन। कौन कह रहा है डी होगा? क्यों सालिनी, डी क्यों होगा? मतलब ए हमने सॉल्व किया, डी कैसे हो जाएगा? डी तो होना ही नहीं है। एक छोटी सी हिंट सवाल में मैं तुमको दे सकता हूं जिससे हम उत्तर ए लगा सकते थे, तिकड़मबाजी करनी पड़ती बस। स्क्वायर का सर्कल से पूछा है मैडम, मैंने वही निकाला है। √3 स्क्वायर क्या है? सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया। मैं बताता हूं कैसे, तिकड़मबाजी समझाते हैं आप। जब आप सर्कल का एरिया लिखोगे तो उसमें नेचुरली पाई आर स्क्वायर आएगा, यस, और ऊपर जो भी लिखोगे उसमें साइड का स्क्वायर आएगा, तो पाई नीचे ही आएगा। पहली बात, पाई अगर नीचे ही आएगा तो इसलिए मैंने सारे ऑप्शन को पाई के टर्म्स में पहले लिख दिया। पाई अगर नीचे आएगा तो आप इन दोनों को पहले काट दो, ये तो नहीं होंगे। अब ये जो पाई नीचे आएगा, इसमें एक जगह है 1/पाई, एक जगह है 3/पाई। अब जरा गौर से आप देखो इस डायग्राम को, अगर थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये तो साफ साफ दिख जाएगा कि यार 1 और पाई में बहुत खतरनाक गैप है। ये 3.14 है, ये 1 है, मतलब ये कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया का 1/3 है। अब वो आपको दिख जाएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब ठीक है डायग्राम वन स्केल्ड, बट अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज मारो कि ओ को यहां भी ले आए, फिर से नई लाइन खींचेंगे, स्क्वायर एरिया कैन नॉट बी 1/3 ऑफ सर्कल, मतलब दैट सीम्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड, एंड देन आप ये लगा सकते हो। बट डायग्राम अगर स्केल्ड बना होगा चीजें आपके लिए आसान होती, थोड़ा सा सतर्क रहना है, बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस हमेशा आपके साथ है, राइट? समझ में आया कि नहीं? तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरकीबें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक सवाल एक डायग्राम में संभव है, ताकि आपकी बुद्धि थोड़ी खुले। वरना क्या है, सीधे सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ना सबसे आसान काम है, राइट? समझे कि नहीं? सवाल देखिए, एक चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें ए बी आपका एक टेंजेंट है सर्कल पे, इसका सेंटर ओ है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। ओ सेंटर है सर्कल का। ए बी हमारा 8 है, ए सी हमारा 4 है, डी सी हमारा 5 है, ओ डी हमारा 3 है, और ओ कह रहा है सर्कल का सेंटर है।
बहुत अच्छी बात है। और ए बी हमारा टेंजेंट है, हमसे कह रहा है रेडियस बताओ। घबराना नहीं, कुछ लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। आपको ही पता है बात, ये सेंटर है, यहाँ कहीं डी पॉइंट है, लाइक दैट। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन इज कि अगर मैं ओ से बी को ज्वाइन करूं तो 90 डिग्री बनेगा क्या? बात सही है नहीं? यस, दैट इज क्लियर। पर क्या वो डी से होके गुजरेगा, इसकी गारंटी है? हाँ ना बोलो? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये जो डेटा 3 लिखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए। समझ लेना इस बात को बहुत गौर से। ये जो 3 डेटा लिखा गया है किसी काम का तब तक नहीं हमारे पास, या तो मुझे डायग्राम बना के देते, ये डायग्राम बना के देते और ऐसा बना के देते कि भैया हमने इसको ओ को डी से ऐसे पास किया और ये 90 डिग्री बना, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन करके कर दे देते ऐसे। अगर ये डायग्राम कंप्लीट बना के देते ऐसा कि ये टेंजेंट है और हमने बी पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया और ये पास हो रहा है तो ठीक है, बट अदरवाइज हमें कैसे पता कि ये इससे गुजरेगा और सीधा होगा? राइट, बिकॉज ओ बी लाइन पर डी लाई करेगा या नहीं करेगा, ये तो बहुत ही स्लाइट मैटर ऑफ डिफरेंस है, थोड़ा सा लेफ्ट कर दो नहीं लाई करेगा। तो इस सवाल में एक कमी है और वही कमी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। खैर, अब ए से जो ये पॉइंट है इसको जरा मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसको ऐसे बढ़ा दिया मैंने, लेट्स से इस लाइन को भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें सवाल में क्या कमी थी जिसको सही करना पड़ेगा हमें। सो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं और यहां पर हमारा सेंटर लेट्स से ओ है, आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है? आपको ए बी 8 के बराबर दिया हुआ है, ए सी आपको 4 के बराबर दिया है, डी सी आपको 5 के बराबर दिया हुआ है। इतना तक तो सब ठीक है। क्या मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखूं कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी इंटू ए एम के बराबर होगी? यस। क्या ए बी स्क्वायर हमारा 64 है? क्या ए सी हमारा 4 है? क्या ए एम की वैल्यू 16 आ जाएगी? और अगर ए एम की वैल्यू 16 आ जाएगी तो मैं 5 और 4 9 हटाऊंगा तो ये वैल्यू मुझे 7 मिल जाएगी। करेक्ट, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस सवाल में ये चीज बहुत जरूरी है कि ओडी और बी एक स्ट्रेट लाइन में है। यहां पर ये अगर नहीं लिखा जाएगा तो सवाल नहीं हो सकता। यहां लिखना पड़ेगा इनको कि ओडी बी कोलिनियर हैं, क्योंकि अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो ये सवाल इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। अगर इसको कोलिनियर बोलेंगे तब आप बोलोगे ये 3 है, ये लेंथ r-3 हो जाएगी क्योंकि रेडियस हम r मानेंगे, और यहां से ये लेंथ r है तो ये टोटल लेंथ आपकी r+3 हो जाएगी। फिर आप क्या अप्लाई करोगे? आप अप्लाई करोगे कि dm इंटू डी सी विल बी इक्वल टू, इसको n बोल देते हैं, dn इंटू डी बी। सो r+3 इंटू r-3, और ये बनेगा आपका 7 इंटू 5 35। यहां से आपको मिलेगा r स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 35, यहां से मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 44, यहां से मिलेगा r इज इक्वल टू 2√11। आंसर होगा ए। समझ में आई बात? ये सवाल जब पहली बार मैंने इस शीट में डलवाया, राइट, तो एक्चुअल में डी और बी पॉइंट जुड़े हुए थे, मतलब इट वाज अ वेरी परफेक्ट डायग्राम जो उनको बनाना था, बट वो डी से बी को ज्वाइन करना भूल गए। तो मैंने कहा इसको चेंज मत करना, ठीक है, बिकॉज इट गुड टू डिस्कस इनकम्प्लीट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट देम, राइट, फाइंडिंग फ्लॉ इन द डायग्राम्स, करेक्टिंग इट। ये ब्रेन में थोड़ा अलग रीजनिंग क्रिएट करता है कि ओडीबी कोलिनियर होने चाहिए थे, या फिर डायग्राम वो कंप्लीट बना के देते, सो दैट कभी ऐसा सवाल आए कि नहीं, लुक अंडरस्टैंड समरजीत, मान लिया यही डायग्राम आ जाए एग्जाम में और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज हो, मतलब विद दिस नॉलेज ये सवाल क्रिएट किया जाए कि आपके कॉन्सेप्ट में लूप होल उनको पता करना है, और वो ओडीबी कोलिनियर ना लिखें, डायग्राम को पूरा बना के ना दें, तुम मैनुअली एज्यूम नहीं कर सकते हो कि ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो वो डी से होके गुजरेगा। समझे मेरी बात की नहीं? यू कैन नॉट मैनुअली एज्यूम इट, कैन यू? तो वहां अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में, मान ले नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, देन दिस इज द ओनली वे टू डू इट, कि हमें ओडी को बी से पास करना पड़ेगा। मैं वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा कि वरना होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है। हाँ, अगर ओडीबी कोलिनियर ना दिए हो, डायग्राम पूरा नहीं बना हो कि ओडीबी सेम लाइन में है और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। यस, ऑब्वियसली यस। हमें कैसे पता कि ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो डी उसी पे पड़ेगा? वी डोंट नो। समझे कि नहीं?
आ जाओ सवाल नंबर 48 पे। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कह रहा है एपी हमारा बी क्यू के बराबर है। ये सी क्यू ब्रैकेट में डी क्यू ब्रैकेट में का मतलब है कि आपको सी क्यू इंटू डी क्यू दिया हुआ है कि 20 के बराबर है। आर पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, आपको बताना है कि ए आर की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो क्लियर है कि ए आर स्क्वायर बराबर ए पी इंटू ए क्यू बनेगा। तो जो रास्ता है वो तो यहीं से जा रहा है। देखो ए आर स्क्वायर बराबर ए पी इंटू ए क्यू है, बट यहां पर सर्कल है दो, हमें किसी भी तरह से दूसरे सर्कल का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब दूसरे का इस्तेमाल हम कैसे करें यार? तो यहां पर देखो एक चीज ये है कि एपी हमारा बी क्यू के बराबर है, तो जरा एपी को एक्स मान लो और बी क्यू को भी एक्स मान लो, और जो एक और लेंथ बची पी क्यू इसको हम मान लेते हैं वाई, सो दैट थोड़ा लिख पाए हम इस चीज को। तो आप कहोगे ये जो ए आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे ये जो ए आर स्क्वायर है ना, ये ए पी इंटू ए क्यू के बराबर है, तो ए पी एक्स हो गया और ए क्यू क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। मजेदार बात यह है कि अगर मैं इस क्यू पॉइंट को देखूं और मैं बड़े वाले सर्कल को देखूं, तो यही चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सी क्यू इंटू डी क्यू, जो मुझे पता है सवाल में हिंट है कि भैया देखो ये दिया हुआ है पहले से, सी क्यू इंटू डी क्यू, ये वैल्यू बनेगी आपकी बी क्यू इंटू ए क्यू। मजेदार बात क्या है कि बी क्यू आपका क्या है? एक्स, और ए क्यू क्या है? एक्स प्लस वाई। तो ये सेम चीज मिल गई आपको। तो यहां आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और अगर आप रिलेट करोगे तो आपको दोनों जगह सेम चीज तो मिली। तो ये ए आर स्क्वायर तुम्हारा 20 के बराबर हो गया, जो ए आर की वैल्यू आएगी वो 2√5 आ जाएगी। क्लियर है? दो बार फिर से यहां आपको लगाना पड़ता है। सवाल आप देख रहे हो थोड़े से अच्छे सवाल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसी प्रॉपर्टी को, जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको दो दो बार यूज कर रहे हैं सेम सवाल में। तो यहाँ थोड़ी सी थिंकिंग चाहिए कैसे सवाल को करना है, ये अच्छे सवाल बन जाते हैं आपके। समझे? एक चित्र आपको दिया हुआ है कि ए बी 4 है, बी सी हमारा 6 है, सी डी हमारा पी के बराबर है, ए ई हमारा 5 है, एफ ई हमारा क्यू है, लेंथ है ये, पी भी लेंथ है, क्यू भी लेंथ है, जी एफ ये वैल्यू 16 के बराबर है। आपसे कह रहा है पी क्यू का होल स्क्वायर बता दो। पी क्यू का मतलब क्या होगा? एल्जेब्रा में अगर दो चीजें बगल बगल में लिखी जाती है मतलब वो प्रोडक्ट होता है, तो मतलब हमें पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, समझ में आया आपको? पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर आपको बताना है। पी एक लेंथ है, क्यू भी एक लेंथ है। पी क्यू मतलब पी इंटू क्यू। पी क्यू मत समझना कि पी क्यू को ज्वाइन करना है, पी कोई पॉइंट नहीं है, क्यू कोई पॉइंट नहीं है कि पी क्यू की डिस्टेंस बतानी है आपको। पी इज ए लेंथ, क्यू इज ए लेंथ, तो पी क्यू का मतलब पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर आपको निकालना है। लेट्स फिगर आउट पी कैसे निकलेगा, क्यू कैसे निकलेगा, देखते हैं। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप इस वाले सर्कल पर ध्यान लगाइए, जो सर्कल ए के पास वाला है। तो हम पहली बार ये लिखेंगे कि ए बी इंटू ए सी बराबर ए ई इंटू ए एफ बनेगा। ए बी पता है मुझे 4, ए सी भी मुझे पता है 6 4 10, ए मुझे पता है 5, ए एफ भी मुझे मालूम नहीं है, वो निकल जाएगा। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ए एफ की वैल्यू तो आपको मिलेगी 8, और ए एफ अगर 8 मिला तो आप कहोगे क्यू की वैल्यू 3 के बराबर होगी। यस, अब आप बहुत काम कर सकते हो यहाँ से, अगर फेवरेबल क्वेश्चन हुआ तो, कि भाई मुझे पी क्यू का स्क्वायर निकालना है, क्यू 3 आ गया तो क्यू स्क्वायर 9 होगा, मेरा आंसर 9 से डिवाइड होगा। इस बेसिस पे भी आप जाके ऑप्शन एलिमिनेशन का काम कर सकते हो। 4 3 7 3 10 9 19 6 25 गलत, 6 1 7 2 9 1 10 9 19 गलत, 8 1 9 1 10 2 12 8 20 गलत। अब यही बचा तो यही सही होगा, देख लो 6 7 13 1 14 26 7 27, बिकॉज आंसर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि क्यू की वैल्यू 3 आ गई तो पी क्यू के होल स्क्वायर में क्यू स्क्वायर आएगा 9 आएगा, लाइक दैट। बट अगर अभी सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा, करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली पूरा कैसे सॉल्व होगा। अब आप इस वाले सर्कल पे फोकस करो जो ए से दूर है, तो वहां आप कहोगे कि ए सी इंटू ए डी की वैल्यू क्या होगी? ए एफ इंटू ए जी। मैं बड़े वाले सर्कल पर, दूसरे दूर वाले सर्कल पे फोकस कर रहा हूं, तो ये ए एफ इंटू ए जी बराबर ए सी इंटू ए बी। अब ए सी की वैल्यू आपको पता है 10 है, ए डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ए एफ की वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ से 5 3 8 है, और ए जी की वैल्यू निकालूंगा तो 16 8 24 है। यहाँ से अगर आप ए डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 19.2 बनेगा, क्योंकि 24 8 क्या होता है? 192 बटे 10, 19.2। अगर मुझे निकालना है पी की वैल्यू, तो पी क्या है? इस पूरे 19.2 में से 10 घटा दो तो 9.2, 10 घटा दो, एसी घटा दो, तो ये 9.2 हो गया। अब पी इंटू क्यू का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो 9.2 इंटू 3 बनेगा, जो कि हो गया आपका 27.6 का होल स्क्वायर।
दिस इज द होल कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू। या फिर आप 27.6 का होल स्क्वायर ना निकाल के आप ये काम भी कर सकते थे कि 9.2 इंटू 3 का होल स्क्वायर करना है। 3 का होल स्क्वायर 9 होगा और 9.2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 92 का स्क्वायर लिखते हैं, कितना आएगा? 100 से 8 कम है तो 8 और कम करेंगे, 100 से 16 कम करेंगे, 84 बनेगा। 84.64 हो जाएगा। अब 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 9 छक 54 और 3 57, 9 चौक 36 और 5 41, 4 आएगा, 9 72 और 4 76 आएगा। 761.76 आपका आंसर। इजी है ना? rather than आप सीधे 275 276 का स्क्वायर निकालो, आप इस तरीके से जा सकते हो कि हम 9.2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 84.64 करेंगे, मेरी वैल्यू आ जाएगी। यूनिट डिजिट भी देख सकते हो आप यहाँ से कि 27.6 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 6 आएगा, आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के, बट बेस्ट तरीका अगर ऑप्शन ही एलिमिनेट करना है तो वो सीधा क्यू की वैल्यू देख के कि 3 है 9 का मल्टीपल खोजो, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन आसानी से होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर O है। PQ मुझे 16 दिया हुआ है, PQ क्या दिया हुआ है? 16, और AB मुझे 20 दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, उसे MN की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहला काम ये करेंगे हम, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर डालने से कार्य क्या होगा आपको पता है? ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 8 बनेगा, और ये यहां से यहां तक की वैल्यू 10 बनेगी। समझना इस बात को बहुत अच्छे से, ये वैल्यू 10 बनेगी पूरी, अगर पूरी वैल्यू को देखें 10 बनेगा। तो मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा तो छोटे वाले का रेडियस मिलेगा, यहां से ज्वाइन करूंगा तो बड़े वाले का रेडियस मिलेगा। यस और नो? सिमिलरली अगर मैं इस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो यहां पर ये परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, यहां बना दो आप, और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी? R होगी, मतलब ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, ये रेडियस है हमारा छोटे वाले सर्कल का। तो जो mn की वैल्यू आपको लिखनी है, पहले आप me की वैल्यू लिख सकते हो। me की वैल्यू क्या आएगी? सो me की वैल्यू यहां से निकल के आएगी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर मुझसे mn पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यस और नो? नाउ लेट अस फिगर आउट कि ये कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपकी ये वैल्यू 10 के बराबर है, तो जो R स्क्वायर की वैल्यू है वो पता है क्या है आपकी? 10 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, या 10 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये R स्क्वायर की वैल्यू है। सो अगर मैं यहां से आपसे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर पूछूं, नहीं, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट्स होल इज करेक्ट, बट मैं जो अभी लिख रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना। क्या 10 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ये? नहीं, नो, बल्कि ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा वो रेडियस थोड़ा ना है, ऐसे लिखा जाएगा कि ये जो लेंथ है O से लेके यहां तक की लेंथ, ये दो तरीके से लिख सकता हूं मैं। R स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से भी लिख सकता हूं, और यही चीज मैं छोटे वाले सर्कल के स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर से भी लिख सकता हूं, लाइक दिस। तो यहां से आपको R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, जो कि मिलती है 6 स्क्वायर। यहां जाके रख दीजिए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, 6 दूनी 12, यानी आंसर आ जाएगा बी। मैं आपको अब इस सवाल का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपका दिल दहला देगा। तैयार हो? तुम हाँ जी, तैयार हो? दिल दहल जाएगा तुम्हारा कि ये क्या कर दिया सर ने, बट मैं करने जा रहा हूं। तैयार हो जाओ। आपके पास दो सर्कल हैं, पर दोनों सर्कल जो हैं वो कंसेंट्रिक नहीं है, राइट? दैट्स ए जनरल केस। बट मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हो सकते हैं या नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन। आपको जो डायग्राम यहां बना के दिया गया है उसमें ओ अलग जगह दिखाया गया है, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं या नहीं है, दैट इज देयर। सॉरी, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर्स आर सेम, तभी हमने दोनों का रेडियस अज्यूम किया था, सॉरी। बट मेरा जो कहने का मतलब था शब्दशः मैंने शब्द गलत यूज कर लिए। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन आपको अभी समझ में आएगा। सवाल में आपको एक कॉर्ड दी गई है जिसका नाम है PQ, राइट?
कॉर्ड जो होती है, क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है या नहीं होती है? ये बता दो मुझे, डायमीटर एक कॉर्ड होती है या नहीं होती है? होती है। यहां पर इन्होंने एक जनरल कॉर्ड बनाई है। मैं बस सिर्फ इतना करने जा रहा हूं कि मैं इसको डायामीटर वाली कॉर्ड मानने जा रहा हूं। ये बात आपको पचेगी नहीं, पर पचाना पड़ेगा। ये 8 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, कह सकते हैं 2 है। दूसरा, अब मुझे एक ऐसा लाइन लेना है जो बेसिकली इस पे टेंजेंट हो, तो ऐसा कर लिया मैंने। मुझे क्या इसका रेडियस मिल चुका है? ये 8 के बराबर है, यस। क्या मुझे इसका रेडियस मिल चुका है? ये 10 के बराबर है, यस। तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि ये 6 के बराबर है? तो ये भी 6 होगा, तो मेरा आंसर 12 आ जाएगा, यस। अब तुम मुझसे काउंटर क्वेश्चन करो इस चीज को। मैंने जो काम किया इससे उत्तर तो सही आया, पर मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि सर वो तो नीचे बना हुआ था, आपने उसको सर का आगे ऊपर कैसे कर दिया। पूछो। हमने सवाल की किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया है, और मैं समझा रहा हूं क्यों। मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाऊंगा। सवाल ने यही बोला कि मेरे पास एक दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यही बोला ना। सवाल ने बोला कि मेरे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक। तो मैंने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए। सवाल ने एक लाइन खींच रखी है, उससे मुझे उसी लाइन को एक्सटेंड कर रखा है। मान लेते हैं मेरा सेंटर यहां है ओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं ये लाइन यहां ड्रॉ करूं, तुम्हें कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, ठीक है। यू विल से इट इज ओके। जहां पर ये लेंथ मैंने बोला कि PQ है, जो अंदर वाली सर्कल में कॉर्ड की लेंथ है वो PQ है। बाहर वाले सर्कल में जो कॉर्ड की लेंथ है वो, जिसको आप बोल रहे हो, एक को 10 बोल रहे हो, एक को 16 बोल रहे हो, एक को 24 बोल रहे हो, यही बोल रहे हो ना आप? यही बोल रहे हो ना आप, 16 और 20, ठीक है। यहां तुम्हें कोई दिक्कत होती नहीं होती, आपका दैट्स फाइन, ठीक है सर, चकाचक है। क्योंकि अभी भी आपको ये दिख रहा है कि सेंटर अलग है। फिर मैं कहूंगा कि अब मैं इसको यहां बनाने जा रहा हूं। तुम्हें अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कहोगे अभी भी सेंटर तुम्हें अलग दिख रहा है। क्या पॉइंट मैं कन्वे करना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस दूरी को अभी भी बोल दूं कि ये 16 है, और इस दूरी को मैं अभी भी बोल दूं कि 20 है, तो आप कहोगे ठीक है डायग्राम। क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है कि अगर मैं कॉर्ड की लेंथ को वही लेता हूं जो सवाल ने बोला है, अब अगर वो डायामीटर भी बना दूं मैं, तो उससे सवाल के उत्तर पे जो पूछा जा रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इस सवाल में आपसे ये कभी नहीं पूछा जा सकता है कि बताओ रेडियस कितना है। पूछ सकते हैं क्या? निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल पाओगे। आपको इन दोनों सर्कल्स के रेडियस नहीं पता है। अल्टीमेटली हुआ यह है कि इनके रेडियस के स्क्वायर्स का डिफरेंस फिक्स आ रहा है। इससे आपका आंसर निकल रहा है, क्योंकि mn की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है, ट्वाइस ऑफ रूट r² माइनस r²। तो चूंकि r² माइनस r² की वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। इस सवाल में आप r की अलग वैल्यू और r की अलग वैल्यू नहीं जानते हो। दे आर वेरिएबल, दे कैन बी एनीथिंग, बट गिवन केस में r² माइनस r² फिक्स है। मैं जब इस सवाल में आ रहा हूं तो मैं उस जनरल केस को स्पेसिफिक बना रहा हूं। मैंने उस कॉर्ड को सेंटर से ही पास करा दिया। r² माइनस r² जब 6² के बराबर है, तो आपका r और r इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। ये उनमें से एक वैल्यू है, क्योंकि मैंने जब सेंटर से पास करा दिया तो मुझे स्पेसिफिकली रेडियस की वैल्यूज मिल गई। इनका एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, तो मेरा उत्तर तो इससे भी आ जाएगा। तो जब वो कोई जनरल कॉर्ड मुझे ऐसी दी जाएगी और बोला जाएगा कि भैया ये वैल्यू आपकी लेट्स से 16 है और ये वैल्यू आपकी 20 है, जो कि एक जनरल कॉर्ड है, मैं उस कॉर्ड को अपने सेंटर से भी पास करा सकता हूं, तब भी वो कॉर्ड ही है, और जो पूछा जा रहा है वो मैं निकाल दूंगा। खैर, अब ये सवाल बहुत पुराना सवाल हो गया है, तो पर्सपेक्टिव पता चले या ना चले, ये दिमाग में तुम्हारे आए या ना आए, जो मैंने सिखाने की कोशिश करी है, बेसिकली मैं डायग्राम चेंज करा के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी बहुत वैल्यू नहीं है सवाल में, क्योंकि ये सवाल 2017 में पूछा जा चुका है मेंस में, तो आप करके जाते हो। इवन लोग फॉर्मूला भी रट लेते हैं कि भाई जो mn की वैल्यू होगी इस केस में, वो सिंपली ट्वाइस ऑफ r² माइनस r² होगी, ठीक है। और r² माइनस r² क्या होती है? दोनों की जो कॉर्ड लेंथ है उसके आधे के स्क्वायर का डिफरेंस होता है, लाइक दैट। तो आई जस्ट से कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इसका एक फॉर्मूला भी बता देता हूं इस केस का, आप उसको उस तरीके से ध्यान रखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, इस पर थोड़ा विचार करना। अगर अभी समझ में नहीं भी आया, कम आया है, तो एक बार विचार करना कि मैं बोल क्या रहा था, क्योंकि इससे फिर स्किल बनेगी आपकी बेटा।
है ना, यू विल गेट सम स्किल्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। तो अब मैं सवाल का थोड़ा इसका जनरलाइजेशन कर देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि ऐसा सवाल आएगा तो कैसा करोगे। तो मैंने कहा लेट से ऐसे कुछ बोल दिया मैंने आपको, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है। लेट से मैंने कहा कि आपकी जो पी क्यू की लेंथ है ये 2a के बराबर है और जो ए बी की लेंथ है ये मान लेते हैं 2b के बराबर है। फिर मैं यहाँ पर आपका एक mn बना देता हूँ जो कि अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट है और बाहर वाले सर्कल पर क्या है, उसका एक कॉर्ड है। तो अगर यहाँ ऐसे सवाल में आपसे mn की वैल्यू पूछ ले कि mn की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है ट्वाइस ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है इसमें जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा कि सेंटर इसका O है। हमने अभी एक चीज और यहां पर देखी, अगर आप ध्यान से देखें कि इस केस में जो रेडियस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर का अंतर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए ऐसा होता है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। तो अगर आपसे कभी एरिया डिफरेंस पूछ ले, ये वाला एरिया पूछ ले, राइट, इस एरिया को हाईलाइट करता हूं, आपको पता है ये एरिया क्या होगा, ये बीच में अगर ये रिंग है और रिंग का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया होगा। इसको मैं अलग से लिखूंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो, आपको दोनों डायग्राम आपको अलग अलग दिखें। तो जैसे ये एक सर्कल बनाया मैंने, डुप्लीकेट छोटा करते हैं, सो यही सवाल आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका सेंटर O है और यहां पर आपको मैं एक कॉर्ड दे दूं ऐसे कुछ, मैं इसको बोलूंगा कि ये AB है, ये आपका लेट से PQ है। सेम कहानी, AB की वैल्यू मैंने कहा कि 2a है, PQ की वैल्यू आपकी 2b के बराबर है। तो ये जो एरिया होगा आपका शेडेड रीजन का, ये एरिया, ये किसके बराबर होगा, सो एरिया जो होगा इस शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका होगा पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू नो व्हाई, आई होप यू नो व्हाई, बिकॉज द स्क्वायर के रेडियसेस का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ए बी इज 2a, पी क्यू इज 2b। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये कुछ चीजें हैं तो ध्यान रखो, और आप इन सवालों को सिर्फ तोड़ देना है तो पी वाई क्यू है यार, प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ डायग्राम चेंज करना उससे करना है, बट आई वाज जस्ट गिविंग यू a way that how you can think dynamically in these questions, how you can change the diagrams। तो कुछ unknown situations को आप ऐसे simplify कर सकते हो, ठीक है। When I saw this question first time, 2017 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, जब पहली बार ये सवाल मैंने एग्जैक्टली देखा तो मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया था, ये जो आपके सामने है, simply like this, and it hardly took me any time, I just look at the question and then, मेरे लिए डायग्राम चेंज करना बड़ी बात नहीं, बिकॉज आई नो कि इसका मीनिंग क्या है, मैं उसको गहराई तक समझता हूँ कि इसको मैं डायमीटर ले सकता हूँ chord को, and then if I take the diameter then my length is going to be 12, that's the answer। So I didn't use this formula to solve this, I directly solve like this। So anyway, मैं कह रहा हूँ ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, इसका एप्लीकेशन कहीं और मिल जाएगा। अब तो ये स्टैंडर्ड सवाल है आपके लिए, तो इसका फॉर्मूला ही याद रखो आप, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ सवाल नंबर 51 पे। सवाल नंबर 51, दो कॉर्ड की लेंथ दी है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कॉर्ड दोनों, बताओ अगर उनके डिस्टेंस सेंटर सर्कल का इंटरवल 5 दिया हुआ तो डायमीटर बता दो। कराया है अभी आपको, मतलब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी आपको, अगर याद हो तो जरा जल्दी से इसको सॉल्व करो तुम लोग, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। सो ये O है और कॉर्ड की लेंथ दी है मुझे 12 और 16, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लेंथ मुझे 5 दिया हुआ है, व्हिच इज D, जिसको हम बोलते हैं D की वैल्यू 5 दी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था 2a और 2b कॉर्ड की लेंथ होंगी, एंड देन मैंने आपको रेडियस क्या लिखवाया था, ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटे 2।
बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये बनेगा 100 और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 125/2। आई। अब 125/2 में अगर आप सवाल को बहुत गौर से देखो, जिस तरह का डेटा है, डायमीटर पूछा गया, मुझसे 2r पूछा गया है। 2r में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, तो ये वैल्यू √250 बन जाएगी। और अगर √250 बनेगा तो 5 बाहर आ जाएगा और √10 अंदर रह जाएगा। ये हमारा डायमीटर हो गया डी। डी इज इक्वल टू 2r। तो आंसर क्या हो गया? सी। तो टर्म्स याद रखना बहुत आवश्यक है कि भाई यहां पर जो कॉर्ड लेंथ होंगी उनको हम बोलेंगे 2a 2b, सेंटर और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे d। तब फॉर्मूला है a² + b² + d²/2। ठीक है? क्या ये बात आप सभी को ध्यान रहेगी या भूल जाओगे? कई किताबों में आप देखोगे तो शायद डी की जगह सी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अल्टीमेटली हमें ये टर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको डी बोल दो, इसको सी बोल दो, पी क्यू आर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट इसकी डिस्टेंस का आधा, इसकी डिस्टेंस का आधा, उनका स्क्वायर करके सम करेंगे प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके सम करके /2 करेंगे, मेरा आंसर आएगा। इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिएगा। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनको हमने ड्रॉ किया है। तो पहले पैरेलल कॉर्ड की तरह सिनेरियो समझते हैं। इस सिचुएशन को पहले देख लो एक बार। पैरेलल कॉर्ड्स क्या होती हैं? एक सर्कल है मेरे पास। अब इस सर्कल में अगर मुझे पैरेलल कॉर्ड बनानी हो, मैं कहूंगा ये सेंटर O है। लेट्स से मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये। अब मैं दूसरी कॉर्ड जो बनाऊं वो इसी के पैरेलल हो। तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जिसमें दोनों जो कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर के इधर और उधर होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि पैरेलल कॉर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। ये 2 कॉर्ड पैरेलल हैं और सेंटर के अपोजिट साइड में। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि 2 कॉर्ड्स पैरेलल हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 कॉर्ड पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर तो भी हो सकती है। अरे पैरेलल कॉर्ड यार, बोल रहा हूं 2 कॉर्ड पैरेलल, तुम करो परपेंडिकुलर हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम गब्बर हो, इसलिए। होली खत्म हो गई है अब। होली कब है? अब वो नहीं चलेगा, होली गई है, भुकाल गया तुम्हारा। भैया पैरेलल कॉर्ड बोल रहे हैं, तुम परपेंडिकुलर क्या बोल रहे हो? हम जो केस समझा रहे हैं तुमको, वो पैरेलल कॉर्ड का समझा रहे हैं। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको? अगर मैं बोलूं कि आपसे 2 कॉर्ड्स पैरेलल हैं, लेट्स से मैंने बोला आपसे कि 2 कॉर्ड्स आर पैरेलल, लिख रहा हूं 2 कॉर्ड्स आर पैरेलल। आपके मन में कितने चित्र आएंगे? आपके मन में 2 चित्र आने चाहिए तुरंत ही। क्योंकि अगर 2 कॉर्ड पैरेलल हैं तो 2 कॉर्ड पैरेलल 2 तरीके से हो सकते हैं। एक कि मेरा जो पहला कॉर्ड है वो सेंटर के इस तरफ है और दूसरा कॉर्ड मान लिया सेंटर के उस तरफ है। ये एक रिएक्शन आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा आपके मन में ये भी उत्पन्न होना चाहिए कि दोनों कॉर्ड हो सकता है सेंटर के एक ही तरफ हो। क्या ये 2 रिएक्शंस होंगे? 2 कॉर्ड्स आर पैरेलल, 2 पॉसिबिलिटीज, वन साइड ऑफ द सेंटर और अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अभी मत कर देना कि सर ये दोनों कॉर्ड सेंटर के इस तरफ भी तो हो सकती है। वो हो गया। इट्स लाइक सेंटर के एक तरफ है दोनों या सेंटर के इधर उधर है दोनों। ये 2 संभावनाएं, 2 तरह की संभावनाएं। यस और नो? मैं एक और केस लिख रहा हूं। 2 इक्वल कॉर्ड्स आर पैरेलल। इस केस में कितनी संभावना है? ओनली 1। क्योंकि अगर आप सेंटर के एक ही साइड में 2 कॉर्ड्स को लोगे तो वो कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। 2 इक्वल कॉर्ड सेंटर के एक साइड में हो ही नहीं सकती हैं, वो पैरेलल। जैसे तुमने कहा एक कॉर्ड ले लिया मैंने ऐसे, इस बात को समझ लेना क्योंकि सवाल में इन भाषाओं का खूब इस्तेमाल होगा। मैंने एक कॉर्ड ऐसे बना दिया। अब दूसरी कॉर्ड अगर आप सेंटर के इसी साइड ही पैरेलल बनाना चाहोगे, बनेगी नहीं, वो इक्वल लेंथ की हो ही नहीं सकती। क्योंकि सर्कल क्या है? एक कर्व्ड फिगर है। आप जैसे ही इसके ऊपर जाओगे लेंथ बढ़ जाएगी, नीचे जाओगे छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि 2 इक्वल कॉर्ड्स आर पैरेलल, तो ओनली पॉसिबल केसेस कि दोनों सेंटर के विपरीत दिशा में होंगी, पहली बात, और इक्वल डिस्टेंस में होंगी, तभी ये बराबर हो सकती है। राइट? तो आर यू गेटिंग दिस? इट इज ओनली पॉसिबल
इक्वल एंड पैरेलल के केस में जब ये दोनों कॉर्ड सेंटर के विपरीत दिशा में हो और ये लेंथ भी आपकी बराबर हो जाएगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तभी कॉर्ड इक्वल हो सकती है। आपको ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई है मैंने कि टू कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इन लेंथ। बट अगर वो इक्वल एंड पैरेलल हैं देन तो वो सेंटर के अपोजिट दिशा में होंगी, एक साइड, तो एक ही संभावना है। सो अगर मैं जनरली आपको बोलता हूं कि टू कॉर्ड्स आर पैरेलल, अगेन आई एम रिपीटिंग, टू पॉसिबिलिटीज, अगर दो कॉर्ड्स हैं जो कि पैरेलल हैं, if I say two equal chords are parallel then they are in the opposite directions only. Is it clear or not? ठीक है, अब चलो सवाल पे पढ़ो। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक सर्कल में ड्रॉ किए गए हैं जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 10.5 सेंटीमीटर। नाउ अंडरस्टैंड, क्या यहां दो डायग्राम बनेंगे? कितने लोग कह रहे हैं दो डायग्राम बनेंगे, कितने लोग कह रहे हैं एक डायग्राम बनेगा? जल्दी से बताओ, क्विक, बहुत टाइम नहीं मेरे पास। क्या यहां दो डायग्राम बनेगा या एक डायग्राम बनेगा? जल्दी से बताओ। एक। क्यों एक क्यों बनेगा? कहां बोला उसने इक्वल कॉर्ड है? कुछ भी चल रहा है क्या? बोला इक्वल कॉर्ड है। एक कौन बोल रहा है? क्यों एक बोल रहे हो? एक क्यों बोल रहे हो? क्या लॉजिक क्या है तुम्हारे पास? क्या तुमको कुछ और पता है जो मैंने अभी नहीं बताया है? यस, हो सकता है, या हो सकता है तो मैं तुक्का ही मारा हूं, ठीक है। बट एक और लॉजिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये एक साइड है या नहीं है। जरा इस डायग्राम को बना के देखते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या ऐसी कोई संभावना है जिससे और रिजल्ट कुछ रिजेक्शन होगा। लेट्स सी। तो हमने बनाया देखो सर्कल, और हमने सर्कल का कहा डायमीटर 15 है। अब जरा इस केस को समझना, डायमीटर 15 है तो रेडियस कितना है? डायमीटर 15 है तो रेडियस कितना है बताओ? 7.5। एक बात बताओ, सेंटर से अगर इस पे तुमने परपेंडिकुलर डाला, हाँ, तो ये दूरी पक्का 7.5 से कम ही होगी। होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज नॉट इवन रेडियस। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम ये कहीं भी बना लो कॉर्ड, अगर तुम एक ही डायरेक्शन में बनाओगे, कहीं भी बना लो, और बीच की दूरी निकाल लो, 7.5 से कम ही दूरी होगी। सवाल ने कितना दूरी बोल दी? 10.5, अपोजिट साइड में। समझ में आ गया? थर्ड रीजन यहां हो। अब मैं दिखाता हूं आपको कि अपोजिट डायरेक्शन में इनके होने का एक और कारण हो सकता है, और वो ये है कि अगर मुझे पैरेलल कॉर्ड दिए हों, मैं लिख रहा हूं पैरेलल कॉर्ड दिए हों, और मुझे ये दिया हो कि जो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स हैं ये आपका मोर देन रेडियस हो जाए। अगर पैरेलल कॉर्ड्स हो और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड रेडियस से ज्यादा हो जाए, देन कॉर्ड्स विल बी अपोजिट साइड ऑफ सेंटर्स। समझ में आई बात? पक्का इनको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बिकॉज अदरवाइज ये संभव ही नहीं है। एक साइड बनाओगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, यहां पर समझा दिया आपको अच्छे से, ये डायग्राम बना दिया। क्योंकि जब एक ही दिशा में बनाओगे आप तो उनके बीच का जो गैप है वो 7.5 से कम रहेगा, रेडियस से कम रहेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर उनके बीच का गैप रेडियस से कम है तो क्या वो एक ही साइड में होंगे? बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं लिख रहा हूं पैरेलल कॉर्ड्स डिस्टेंस बिटवीन देम लेस देन रेडियस। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो सेंटर के एक दिशा में होंगे? ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ सेंटर? सोचते नहीं हो तुम लोग, ये सरासर गलत है। विजुलाइज करके देखो, दोनों साइड हो सकते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये ऐसा केस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो वहां भी आपकी दोनों संभावनाएं खुल जाएंगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर इधर हो, एक कॉर्ड यहां पर हो और एक कॉर्ड यहां पर हो, देखो। तो यहां दोनों पॉसिबल है, इट्स नॉट ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ सेंटर। आप कहोगे बोथ पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों संभावनाएं, समझे कि नहीं? तो इन इन चारों चीजों पर ही डिपेंडेंट है आपके सारे सवाल, ठीक है। बोथ पॉसिबिलिटीज, एक साइड में भी हो सकते हैं और बोथ पॉसिबिलिटीज। सवाल पर निर्भर करेगा कि डेटा कैसा है, क्या बोल रहा है, बट लुक एट द पॉसिबिलिटीज। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूंगा पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर है, तो ऐसा बनेगा। अगर बोले दो कॉर्ड्स पैरेलल हैं, तो दोनों संभावनाएं हैं, राइट। दो कॉर्ड्स पैरेलल, सिर्फ इतना लिखा तो दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन अगर इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी है कि दो कॉर्ड्स हमारे इक्वल और पैरेलल हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर आपसे बोले कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो रेडियस से बड़ी है, तो ये अपोजिट साइड में ही होंगे। अगर आपसे मैं बोल दूं कि मेरे पास दो कॉर्ड हैं लेकिन उनके बीच की दूरी रेडियस से कम है, तब भी दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई महाराज लोग? यस बोल दो यार, ठीक है। ये जब जानोगे तभी सवाल में घुसना, वरना तो सब गलत सलत कर डालोगे तुम लोग। अब आ जाओ इस सवाल में। तो इस सवाल को पढ़िए। दो कॉर्ड्स हैं, डायमीटर 15 है तो रेडियस कितना है? 7.5। एक कॉर्ड की लेंथ 12 है, दूसरे कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी है, उनके बीच की दूरी 10.5 है, 10.5 7.5 से बड़ा है, यानी अपोजिट साइड में ही होंगे। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे से तुम्हें समझा दिए, अब भी कंफ्यूजन होगा तो कैसे काम चलेगा यार, हैं? इतना तमीज से तुम्हें ज्योमेट्री कहीं मिलेगी नहीं, बता रहा हूं मैं तुमको। फॉर्मूले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन गहराई में एक एक चीज समझा समझा के, दिखा दिखा के, है ना, कि हाँ ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। इट्स कॉल्ड इज एनालिसिस करके सीखना चीजों को। सो लेट्स क्रिएट दिस। एक ये हो गया और एक कहीं यहाँ हो गया, लाइक दिस। यहाँ कहीं मेरा सेंटर हो गया। अब जरा गौर से देखो इसको। ये 7.5 है, रेडियस 7.5 है। एक कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है? 12। क्या बोल सकता हूँ 6 होगा? ये भी 6 होगा। अच्छा क्या बताओ कि ये 7.5 है, यस, ये 6 है, ये बता सकते हो कितना है? पाइथागोरस मत लगाना, ट्रिपलेट देखो। इसको तुम डिवाइड कर सकते हो 1.5 से। 1.5 का 5 गुना, 1.5 का 6 गुना, तो 1.5 का 3 गुना, बनेगा 4.5, है ना? ये वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी। फिर से पाइथागोरस लगाओगे? मत लगाना, पीट दूंगा मैं तुमको। अगर तुमने फिर से पाइथागोरस लगाया तो पिटाई हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4.5, 6, 7.5। यहाँ लिखा है 6, 7.5, तो ये क्या होगा? 4.5। भैया तुमने दोनों परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सेम है, एक परपेंडिकुलर साइड, वहां तुमने देखा ना 7.5, 6, 4.5, तो वहां अगर 7.5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो वो 4.5 होगा। अब फिर से बैठ के पाइथागोरस, तो फिर से बैठ के ट्रिपलेट ना लगाओ, दिख रहा है भैया। जब तक ये दोनों परपेंडिकुलर साइड सेम नहीं होंगे तब तक ये कैसे हो जाएगा? 4.5 हो गया, 4.5 4.5 मिला के 9 हो गया। सॉल्व तब करते हैं जब यहाँ कुछ ऐसा आता जो अनोखा आता, डिफरेंट आता। यहाँ मुझे दिख रहा है कि 7.5 हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर भुजा 4.5 है तो एक 6 है। यहाँ 7.5 हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर साइड 6 है, तो ये 4.5 होगा। आप कहोगे हर सवाल में ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ दिख रहा है तो यहाँ है, कहीं डेटा कुछ और होगा। जैसे यहाँ मान लिया कुछ अजीब सा आ जाए, है ना, यहाँ मान लिया 4 आ जाता, कोई ऐसा डेटा होता, ये 4 आता तो ये 7.5 होता, मतलब 6.5 होता, तो कोई दिक्कत, तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो वहां पर पाइथागोरस लगाते, यहाँ क्यों लगाएंगे? या नया ट्रिपलेट खोजते, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको। हो गया ना आंसर? समझ में आ गया? चलो 53वां सवाल करते हैं। दो पैरेलल कॉर्ड हैं सेम साइड डायमीटर के सर्कल के, इनकी लेंथ दी है 8 और 12, उनके बीच की दूरी 2 है, तो बताओ डायमीटर कितना है? चलो भैया करते हैं मशक्कत। एक ही साइड में है तो कोई टेंशन मत लेना, 8 और 12 बना लो। 12 8 पैरेलल है ना? हाँ बिल्कुल चकाचक पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर डालोगे दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। दोनों अगर बाइसेक्ट हो जाएंगे तो ये वैल्यू 8 वाली 12 वाली 6 हो जाएगी और 8 वाली 4 हो जाएगी। अच्छा नीचे ही 4 होगी, इसे गलती मत कर देना कि ऊपर तुमने 4 नीचे 6 लिख दिया, इतने भी अंधे मत बन जाओ। ऊपर ही बढ़ पाओ, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या ये रेडियस होगा? क्या ये भी रेडियस होगा? बिल्कुल यस। क्या ये तुम्हारा 2 है? यस। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखना। ये 6 है, ये 2 है। अच्छा अगर मैं यहां 4 लिख दूं
तो क्या रेडियस बराबर हो गए या नहीं हो गए? देखो बराबर हो गए। कैसे? क्योंकि पहला जो आपका ये हाइपोटेनस है कैसे बन रहा है, एक परपेंडिकुलर साइड 4, एक परपेंडिकुलर साइड 6। यहां देखो क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर साइड 4, एक परपेंडिकुलर साइड 6, तो ये दोनों बराबर होंगे। कोई मेहनत नहीं करी मैंने। तो एग्जामिनर कई बार डेटा ऐसा रद्दी बना देता है ना कि तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी है। तो पहला हिट एंड ट्रायल तो यही मारना हमेशा कि अंतर इसके बीच का 2 दिया, एक ही साइड है, तो आप ये जो बड़ा वाला वैल्यू है ना उसमें 2 घटा के लिख दो यहाँ पर, और देखो कि क्या दोनों ट्राइंगल से सेम रेडियस मिल रहा है। भाई यहाँ 6 और 4 से रेडियस मिल रहा है, और वही रेडियस यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि एक सर्कल के 2 रेडियस तो नहीं होते हैं। यहाँ ये 4 है, ये 6 हो गया, अंतर 2 हो गया। लगा लो उत्तर। क्या है रेडियस यहाँ पर? √4² + 6²। 36 16 कितना होता है? 50। 36 16 50 हो गया, तो ये हो गया आपका वैल्यू 5√2। गड़बड़ हो गया क्या? 36 16 52 होता है, 50 कैसे हो गया? 52 हो गया तो 2√13 हो गया। 2√13 लगा मत देना, डायमीटर पूछा है, 4√13 लगाना है। आप कहोगे सर लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो? पाइथागोरस जिंदा है ना उसके लिए, इतना घबराओ मत। लेटर से ये 2 आया, ये 4 नहीं आता, तो क्या हम पागल हो जाते? नहीं होते। x लिख देते इसको, x लिख के कहते हैं कि 6² + x² वही होगा, ये लिखते कि 6² + x² वही होगा जो 4² + 2 + x का होल स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लेते इसको। अगर मेरा वो 4 नहीं बनता, दोनों ट्राइंगल के दोनों परपेंडिकुलर साइड मुझे सेम नहीं दिखते, तो हम पागल नहीं हो जाते। हम ऐसा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये दूरी जो नहीं पता है उसको x मान लेते हैं। 6² + x² क्या हुआ? रेडियस का स्क्वायर। ये 4² + 2 + x का होल स्क्वायर क्या बनता है? रेडियस स्क्वायर बराबर करके x सॉल्व कर लेते हैं। x निकलता 4 ही, जो कि हमने पहले ही देख लिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले ये जरूर ट्राई मारना कि अगर डिस्टेंस इन दोनों के अंतर के बराबर है इसके बीच में, तो तुम्हें कुछ नहीं मेहनत करनी है। सवाल में कोई दम ही नहीं होता है, तो डेटा भी इतना आसान होता है। आगे बढ़े, 54वां सवाल देखिए जरा। आज 56 सवाल करेंगे, अब तक 56। ठीक है। PQ जो कॉर्ड है सर्कल की, वो 3 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, रेडियस 5 है। एक और कॉर्ड है RS जो PQ को T पर काटेगी। PT और TQ का अनुपात 1:3 है। बताना है कि RS की मिनिमम वैल्यू क्या है। वाह वाह वाह, मिनिमम शब्द आ गया, यानी मजेदार सवाल हो गया। अब जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या कहा गया है अभी तक उन सारी बातों को समझते हैं। आपने कहा कि आपके पास एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से कितनी दूर है? 3 सेंटीमीटर दूर है। आपने कहा ये 3 है, सेंटर से 3 दूर है, तो परपेंडिकुलर 3। आप करो कि रेडियस हमारा 5 है। ओके, रेडियस अगर 5 होगा तो मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को लिखने से कि ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे बाइसेक्ट करता है, तो 8 है, कॉर्ड लेंथ मिल गई। एक और कॉर्ड है हमारे पास जो कि इस PQ को T पर काटेगी, और PT और TQ का रेशियो 1:3 है। तो एक और कॉर्ड लो और ऐसे ले लो, वो इसको T पॉइंट पर काटेगी, और उस कॉर्ड को ये बोल रहे हैं RS। 1:3। अब बताओ PT की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर PT और TQ का रेशियो आप बोल रहे हो 1:3 है, तो ये 4 यूनिट टोटल किसके बराबर है? 8 के बराबर है, क्योंकि PQ की पूरी लेंथ 8 है। तो 1 यूनिट 2 के बराबर हो गई, तो PT की वैल्यू 2 हो गई, और TQ की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। चाह क्या रहे हैं भाई साहब कि हमें मिनिमम वैल्यू RS की बता दो। बहुत खतरनाक सवाल है, क्योंकि इसके आगे का जो ज्ञान है वो बहुत खतरनाक है। आप कहोगे सर जो हमने अभी तक देखा है और जैसा डायग्राम है, ये तो जरूर हम लिख सकते हैं कि RT × TS PT × TQ के बराबर है, तो हमें RT × TS की वैल्यू पता है 12 होगी, ये लिख सकते हो ना। अब इससे हम RS की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? राइट, हाउ डू वी फिगर आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ RS? अब पता है आपका सवाल क्या है? आपका सवाल यह है कि 2 चीजों का गुणा पता है, मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आपको कभी A × B दे दिया जाए, जैसे यहां A × B आपको दिया है 12, और आपसे A + B की मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए, तो A + B की मिनिमम वैल्यू जो होती है 2√AB के बराबर होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली निकलता है AM > GM से।
ये कहते हैं कि अगर दो चीजें हैं a प्लस बी, तो उसका जो am होता है वो gm यानी a इंटू बी के रूट से बड़ा ही होता है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो 2 रूट ab से हमेशा बड़ी होगी। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 2 रूट ab। तो ये चीज कितना बढ़िया मिक्सचर किया गया है इस अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर। तो आप कहोगे कि अगर मुझे RT प्लस QS की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि RT प्लस QS ही क्या है? RS, यही तो RS है। अगर RT प्लस QS मिनिमम हो जाए तो वही RS है। तो ये आपका 2 रूट 12 बन जाएगा। 12 से 4 बाहर निकालो, 2 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब क्या बताएं इस सवाल के बारे में, जबरदस्त क्वेश्चन। मिक्सिंग अलजेब्रा विद ज्योमेट्री आपको यूज करना है, बिकॉज बहुत लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि जब आप ज्योमेट्री कर रहे होते हो तो आपका दिमाग सिर्फ ज्योमेट्री में चलता है। आपको ये क्या हो गया, अरे बाप रे, गलत सवाल आ गया लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे मिनिमम निकालना है, अच्छा सारे ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे ये मिनिमम है, ये लगा देते हैं डी, बिकॉज यू हैव टू लिंक दैट। कहेंगे मिनिमम डी है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम डी होगा क्योंकि उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है। ऐसा नहीं करना है, वापस करो। वापस क्यों करें भरत? घर पे जाके दोबारा देखो और सीखो। अच्छा ये करें दोबारा? नहीं, लोग करते हैं। आपको पता है जब सवाल नहीं होता है, सवाल में हवा नहीं लगती है, तुक्का मारना होता है उनको, कुछ भी करके तुक्का मार देते हैं, भैया मिनिमम सबसे मिनिमम वही तो है। फिर गलत हो जाएगा तो कहेंगे यार मेरा तुक्का सही ही नहीं होता है, और जो कभी गलती सही चला जाएगा उसको भूल जाते हैं लोग। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे दोस्त जो आके ही बोलेंगे यार मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तुक्का कभी सही नहीं जाता है, और पेपर में पता लगा 4 तुक्के सही भी गए उनके। वो मान लेते हैं कि वो मेरा ज्ञान था, और जो उनसे गलत हो जाएगा तुक्का उसको ब्लेम करेंगे, मेरा तुक्का कभी सही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। तो क्यों मारते हो तुक्का? है किस्मत खराब है। 55वां सवाल है, ये काफी खतरनाक प्रश्न है, पर घबराए नहीं मैं हूं। इन द गिवन फिगर CD और AB डायमीटर्स हैं सर्कल के, ठीक है। AB और CD परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ZQ और RS भी परपेंडिकुलर हैं, और वो CD और AB के परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आ रही है कि भाई देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जो कहानी अभी तक इन्होंने पढ़ी है उस कहानी का मतलब यही है। AB और CD डायमीटर है, दिख भी रहे हैं, ठीक है। सर्कल का रेडियस 10 है, ठीक है। AM और MB का रेशियो बड़ा खतरनाक सा दिया है। ये जो खतरनाक रेशियो दिया हुआ है ना, जरा देखो कटवट रहा है क्या? इतना अजीब से रेशियो से कैसे सॉल्व करोगे सवाल को? यही यहाँ भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रेशियो है। इधर देखो क्या है, मतलब कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या है? 274 का आधा क्या होता है? 137। 137 का 3 गुना क्या होता है? 411। कट गया, देखो 137 से कट रहा है दोनों, 2:3 है ये सवाल जिसने भी बनाया है वो तुम्हें मार डालने का प्रयास कर रहा है। देखो क्या जरूरत है 274:411, ठीक है 2:3 लिख दो, वैसे ही सवाल अजीब सा लग रहा है। ऊपर से उसमें रेशियो देखो 274:411। तो AM और MB का रेशियो और DP और PC का रेशियो यही होगा, सेम वहां भी यही करना है, 2:3, ठीक है। अब जरा सवाल पे आते हैं। एक ही डेटा तुमको पता है कि भैया रेडियस 10 है, और कुछ पता है तुमको? अब मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनना। ये सब 90 डिग्री है, ये कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज दिया हुआ है सवाल में, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। मुझे निकालना है SN की वैल्यू। आप कहोगे SN इतना पोर्शन है, कैसे निकलेगा ये? आप ये बोलोगे कि देखो मुझे रेडियस मालूम है, तो अगर मैं O को S से ज्वाइन कर दूं तो रेडियस पता है मुझे। अगर मैं किसी तरह से OM निकाल ले जाऊं, अब एक मजेदार बात और देखना आप, कि AM का रेशियो MB से 2:3 है। 2:3 का मतलब समझते हो? ये वैल्यू कितनी होगी? टोटल 20 है, क्योंकि रेडियस अगर 10 है तो 2:3 को हम बांटेंगे अगर, तो ये वैल्यू आपकी 2 आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? AM MB का रेशियो लिखना है अगर मुझे, और 20 को बांटना है, टोटल 20 है और मुझे 2:3 में बांटना है, 5 चौके 20 आएगा, ये 8 आएगा, और 8 के बाद ये 12 आ जाएगा। तो ये इतनी वैल्यू आपकी 8 है, और ये पूरी वैल्यू आपकी 12 है। रेडियस अगर 10 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी नेचुरली, ये टोटल इतना 10 है। सिमिलरली अगर आप इस दिशा में जाओगे तो आपसे बोला है DP PC, DP और PC में भी सेम कहानी होगी, क्योंकि रेशियो 2:3 आप बोल रहे हो। तो मैं DP को 8 लिखूंगा, ये वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, और ये 90 तो सारे थे। तो एक चीज तो आपको पता लग गई कि इतनी वैल्यू मुझे मालूम है, मैंने ये भी पता लग गया। अब मुझे अगर SN निकालना है तो निकल जाएगा, क्योंकि मैं MS निकाल सकता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 2 है, ये वैल्यू 10 है।
जरा एसएम निकालो। एसएम की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 तो आप सीधे बाहर ले लो, तो यहां बचेगा 25 माइनस 1 24, 24 से भी 2 बाहर आ जाएगा, √6 बचेगा, तो ये 4√6 आ गया। एसएम की वैल्यू 4√6 आ गई, लेकिन मुझे अगर एसएन निकालना है तो ये 4√6 में क्या होगा, एमएन घट जाएगा, इतना घटा दो, दो कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 2√6 माइनस 2, 2√6 माइनस 1, सॉरी। सी ऑप्शन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? थोड़ी 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 थोड़ी, कुछ को समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो बस। हाँ जी, रेक्टेंगल नहीं होगा अभिनव बाबू, रेशियो दिया हुआ लिख के दिखाया है भैया। ये वैल्यू 8 है, ये पूरी वैल्यू 10 है, तो ये 2 है, ये मैंने हवाबाजी में नहीं लिखा है। ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू पूरी जो है, ये रेशियो निकाला है कि नहीं निकाला है? यहाँ पर 8 और 12 होगा, ये 8 होगा, ये पूरा रेडियस है 10 है, तो ये 2 है, निकाल के लिखा है। तुम बीच में सो जाते हो, मुझे लग रहा है नैप ले लेते हो। नैप इज गुड फॉर हेल्थ, बट नैप ड्यूरिंग द लाइव क्लास इज वेरी बैड फॉर नॉलेज। तुम बीच में पक्का सो जाते हो मुझे लग रहा है, या तुम नोट्स बनाते हो क्लास में बैठ के, पूरी बात ही नहीं सुनते हो यार। और फिर सवाल तुम्हारा अच्छा था कि सर अगर चारों 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, सवाल में बुराई नहीं है, बट तुमने बात सुनी नहीं। हमने वो दो निकाल के लिख दिया है, सब कुछ निकाला है, तो वो स्क्वायर ही होगा यार। हाँ जी, हो गया सवाल ये। अब इस सवाल में ना थोड़ा तिकड़मबाजी करने का मन कर रहा है मेरा। ए और डी ऑप्शन सरासर गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि भैया जो एसएन है ना, आप मुझे बताओ जरा सोच के, थोड़ा सा जिस तरह का डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा गंभीर सवाल है, थोड़ा डायग्राम पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अच्छा बस ये बताओ कि ये 2:3 जो लिखा हुआ है, ये तो क्लियर है कि ये 2:3 है नहीं, जिस तरह से इन्होंने बनाया, अगर इसको 2 बोलोगे तो 3 नहीं, तो डायग्राम इतना स्केल्ड नहीं है। बट इतना तो मुझे दिख रहा है यार कि एसएन की वैल्यू जो है ना 10, अगर मेरा रेडियस है तो रेडियस से तो कम ही होगा यार। दिख रहा है ना कि रेडियस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, रेडियस से छोटा होगा, यानी यार 10 से छोटा होगा, मतलब इतना तो दिख रहा है मुझे। अब अगर डायग्राम पे हल्का सा भी ट्रस्ट करें, बहुत ज्यादा नहीं, बट रिलाई ए बिट ऑन दैट। मेरा डी काटना थोड़ा गलत है, क्योंकि ए काटना सही है क्या? यस, ए तो गलत है, बट डी काटना थोड़ा गलत है, बिकॉज डायग्राम इज नॉट स्केल्ड, इट हैज बीन ड्रॉन इन ए वे दैट डी इज एक्चुअली लेस देन 10। 17 दूना 34 और 4.4 to 8.8, we cannot say it is wrong, right? We cannot say it is wrong, yes, believe me. I'm just trying to figure out कि if I look at this question now, 2 into 3√2 minus 1, 42 3.2 6.4 के आसपास आएगी वैल्यू। ये जाओगे आप, √6 की बात हो रही है, तो √6 कितना होता है? 25, ये ऑलमोस्ट 8 है, राइट? 2.5 के आसपास अगर मानता हूं मैं, तो लगभग 8 है, इवन लेस देन 8 होगा थोड़ा सा। ये जो वैल्यू है, ये 17 दूना 34, 4.4, 8.8 है। सो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ नहीं। फिर मैंने क्यों बताया आपको ये? क्योंकि वाहियात ऑप्शन अगर 3 आ जाते तो हो जाता है एलिमिनेट। हम इतना तो जानते हैं कि एसएन हमारा 10 से छोटा है, इतना तो पता है हमको। मालूम है कि नहीं मालूम है? यस, इट्स लेस देन 10। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सवाल ये है कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन आप सीखोगे ही तभी बेटा, जब आप हर सवाल में नजरिया अपना ऐसा रखोगे कि क्या कोई एब्सर्ड आंसर है प्रैक्टिस में। तो जब कभी 3 एब्सर्ड आंसर आएंगे ना, देन यू विल बी एबल टू मार्क योर आंसर डायरेक्टली, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी अंडर एग्जाम प्रेशर। है कुछ नहीं, बट एक तो सवाल इतना अजीब सा है, प्लस डायग्राम इतना अजीब सा है, ऐसा लग रहा है कि पजल टाइप की बना दिया डायग्राम, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। बट विजुअली वी कैन टेक दैट हेल्प कि एंड सम टाइम इट वर्क्स, एक्चुअली इट एक्चुअली वर्क्स। तो इसलिए जानना आवश्यक है। एक ऑप्शन तो चलो गलत है बस, बाकी 3 ठीक है, नहीं पता तीनों में से क्या सही। चलो ये सवाल कर लो, आखिरी सवाल है आज का, 56। 2 सर्कल्स हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, 10 और 6 रेडियस है। बहुत गौर से बनाना है इसको। अगर मेरा रेडियस 5 है और एक का रेडियस 10 है, सॉरी ये 10 है, दूसरे का रेडियस 6 है, तो उसका डायमीटर 12 होगा, इंटरनली टच कर रहा है, तो डायग्राम जब बनाने जाओगे ना बेटा, तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा।
क्योंकि जो ये 12 होगा ना, ये इस 10 से तो बाहर निकलेगा, पक्का निकलेगा, तो कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा मुझे। 2 ऑप्शन गलत कर लें तो 2 में तुक्का लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, क्यों तुक्का लगाने के पीछे पड़े हो? गणित में तुक्का मत मारो, वरना वही होगा कि जब गलत होगा तो आके फिर रोगे कि हमारी किस्मत खराब है, फलाना ढिमकाना। जीएस में तुक्के मारो, गणित में मत मारो तुक्के। आगे क्या कह रहा है यार इस सवाल में? लॉन्गेस्ट कॉर्ड आउटर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो ये स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट अगर बनाना है ना तो ऐसे ही बनेगा। ऑलराइट, बना दिया। इससे बड़ी कॉर्ड तो नहीं बना पाओगे आप, किधर भी बना लो इतनी ही बनेगी, सिमेट्रिक फिगर है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट कॉर्ड बेवकूफी भरा शब्द है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अगर स्मॉलर सर्कल पे तुम्हें टेंजेंट रखना है तो कॉर्ड लेंथ सेम ही रहेगी, कहीं भी बना लो, तुम यहाँ बना लो, सर्कल सिमेट्रिक फिगर होता है। तो ये लॉन्गेस्ट शब्द फर्जी में दिया हुआ, किसी काम का नहीं। यहाँ पर एनीवे सवाल करते हैं। 10 और 6 सेंटीमीटर रेडियस का मामला है, तो आपको ये पता है कि इतनी जो लेंथ है ना, ये 2 है। पता है कि नहीं पता है? यस, क्योंकि इतना क्या है? 10 है, ये 12 है तो 2 हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो वैल्यू होगी ये तो 10 है, ये 10 है रेडियस, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 2√24। तो आंसर हो गया 4√24। अगर आप इस कॉर्ड की लेंथ पूछोगे मुझसे तो 2√24 ये होगा, तो 2√24 ये भी होगा। 4√24 में क्या होगा? इसको मैं लिखूंगा 4 × 6, 4 से 2 बाहर आएगा, √6 बन गया, 8√6 आ गया, बी ऑप्शन। अच्छा, इस सवाल में मैंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जहां क्वेश्चन पूछना है वहां तुम पूछोगे नहीं। मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो यही होगा, किधर और बनाओगे तो नहीं बनेगा। ये बात क्यों मान ली तुमने? क्यों सवाल नहीं पूछा मुझसे? सर्कल सिमेट्रिक जरूर है, बट जब तुम यहां टेंजेंट बना रहे होगे ना, ये टच यहां कर रहा है, तो कॉर्ड सिमेट्रिक नहीं है। कॉर्ड सिमेट्रिक नहीं है। अभी मैं एक ऐसा कॉमन कॉर्ड बना के दिखाऊंगा, तब बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। ये देखो, ये देखो, ये कॉर्ड बराबर है क्या इसके? नहीं, छोटा हो गया ना। तो देर आर मल्टीपल कॉर्ड्स पॉसिबल, लेकिन जब आप इसको बनाने जाओगे, आप सारे कॉर्ड को ड्रॉ करके आप विजुलाइज करो, देन यू विल सी कि ये वाला कॉर्ड ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, जो यहां से टच करता हुआ निकलेगा। मतलब मैं यहां पर एक साइड में तो इसको डिस्टेंस दे रहा हूं, दूसरी साइड छोटा हो गया है, बट ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों साइड डिस्टेंसेस इसको बराबर मिल रही हैं। दिस हैज टू बी द लार्जेस्ट। समझे बात को? ये सारे ट्रिक्स कैसे याद होंगे? कौन सी ट्रिक्स यार? क्लास के अंत में आओगे फिर कहोगे सारी ट्रिक्स कैसे याद होंगी। ट्रिक कौन पढ़ा रहा है तुमको? एक तो तुम्हें समझा रहा हूं ज्योमेट्री पूरी, तुम आके इसको ट्रिक बोल रहे हो, पाप पड़ेगा। झूठ बोले कौवा काटे, गाना सुन लेना आज। 2 कहां से आया बेटा? 2 इसलिए आया क्योंकि जो ये छोटा वाला सर्कल है ना, इसका डायमीटर 12 है, रेडियस 6 तो डायमीटर 12 होगा ना, और ये छोटे वाले अंदर वाले सर्कल का डायमीटर रेडियस 10 है, तो ये 12 - 10 2 हो गए। चलो, सी यू टुमारो 6 PM। थैंक यू। कल फिर से आना, इस सवाल को फिर से डिस्कस कर दूंगा। अगर तुम्हें ये सबसे बड़ी कॉर्ड क्यों समझ में नहीं आया तो कल समझा दूंगा। 2 घंटा हो गया, फिर मिलते हैं कल शाम को। मजा आ रहा है? 2 घंटे क्लास आई, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। आई एम ट्राइंग टू मेक द क्लास मोर इंटरेस्टिंग, कीपिंग इट लाइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें मजेदार है सीखने के लिए। तो वी ऑल आर इनग्रॉस्ड इनटू इट। अगर आप इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो तो आपको चीजें सीखने में मजा आ रहा होगा, और जब मजा आता है टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सी यू टुमारो 6 PM। थैंक यू।